हेलो हाय एवरीवन, कैसे हो? तो मैं आपका दोस्त जीडी आपके लिए फिर एक नया टॉपिक लेके आ गया हूं और इस टॉपिक में मैंने पूरा चैप्टर को अच्छी तरह से फिनिश किया है। और मैं ये मानता हूं कि ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बेनिफिट करने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक में, इस चैप्टर में जो आपके एग्जाम में आने वाले मेडिकल आर्मी, आपके एग्जाम में आने वाले जो सारे टॉपिक है ना, बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को मैंने सारे इस लेसन में, इस सेशन में मैंने कवर कर लिया है। तो आज इस टॉपिक में बहुत मजा आने वाला है और पॉइंट टू पॉइंट अपन डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल करेंगे। चलो, तो आप सभी का सबसे पहले मैं अपने परिवार में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं अपन। तो अपन का टॉपिक रहेगा बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और इस टॉपिक में अपन देखो क्या क्या पढ़ेंगे वो मैं पहले आपको बता दूं। इस टॉपिक में अपन पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, आइसोमेरिज में पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन पढ़ेंगे, और इस टॉपिक में अपन पढ़ने वाले हैं इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। इन सारे टॉपिक के अपन आराम से डिस्कस करेंगे और ये मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरे चैप्टर का एक अच्छी तरह से आपके सामने मैं एक्सप्लेन करूं। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपन। तो सबसे पहले अपन आईयूपीएस से स्टार्ट करेंगे। तो देखो, आईयूपीएस से स्टार्ट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला आना चाहिए, एक फॉर्मेट होता है आईयूपीएससी नाम लिखने का। बेटा क्या होता है? एक फॉर्मेट होता है। तो उस जो फॉर्मेट अपन को वो समझ में आ गया तो आईयूपीएससी नाम लिखना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वो फॉर्मेट क्या होता है? उस फॉर्मेट को अपन लिखते हैं सबसे पहले, बीच में लिखते हैं अपन वर्ड रूट। क्या लिखते हैं बेटा? वर्ड रूट। और वर्ड रूट को हिंदी में बोलते हैं मूल शब्द। क्या बोलते हैं? मूल शब्द। और आगे लिखते हैं अपन प्राइमरी सफिक्स। क्या लिखते हैं? प्राइमरी सफिक्स लिखते हैं। प्राइमरी सफिक्स को बोलते हैं प्राथमिक अनुलग्न। प्लस आगे लिखते हैं अपन सेकेंडरी सफिक्स, इसे बोलते हैं द्वितीयक अनुलग्न। और इसके आगे लिखेंगे अपन, वर्ड रूट के आगे लिखेंगे प्राइमरी प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स, प्राथमिक पूर्व लगन। और इसके आगे लिखेंगे अपन सेकेंडरी प्रीफिक्स। क्या लिखेंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स, जिसे क्या बोलते हैं? द्वितीयक पूर्व लगन। अब देखो, अब अपन को करना क्या है? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपको देखो, वर्ड रूट की जगह क्या लिखेंगे अपन? वर्ड रूट की जगह क्या लिखेंगे? वर्ड रूट की जगह लिखेंगे जो भी अपन कार्बन की चेन को जो सेलेक्ट करेंगे उनमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, वो कहां लिख देंगे बेटा? वर्ड रूट की जगह। तो अपन लिखेंगे नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी। पीसीसी का मतलब होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन, मुख्य जनक कार्बन श्रृंखला होती है ना, जिसमें जो जितने भी नंबर ऑफ कार्बन एटम होंगे, कार्बन परमाणु की संख्या होगी, वो कहां लिख देंगे अपन? यहां वर्ड रूट की जगह लिख देंगे। तो सर प्राथमिक अनुलग्न प्राइमरी सफिक्स की जगह क्या लिखेंगे? प्राइमरी सफिक्स की जगह लिखेंगे अपन कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, वो बताएंगे अपन। इसकी जगह क्या बताएंगे? सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड के बारे में बताएंगे, संतृप्त और अनसंतृप्त कंपाउंड के बारे में बताएंगे। यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, कार्बन कार्बन के बीच में क्या हो? सिंगल बॉन्ड, तो अपन क्या लगेंगे? उसका सफिक्स क्या लगा देंगे? सफिक्स लगा देंगे अपन एन। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो अपन क्या लगा देंगे? सफिक्स इन लगा देंगे। और यदि कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो तो अपन क्या लगा देंगे दोस्तों? आइन लगा देंगे। तो देखो, वर्ड रूट लिखा, उसके बाद में प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स में सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड कंपाउंड। देखो, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, उसे अपन क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड कंपाउंड। और कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो तो उसे अपन क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड बोल देंगे। उसे अपन क्या बोल देंगे? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड हो, उसे भी अपन अनसैचुरेटेड बोलते हैं। यदि एल्केन हो तो अपन क्या सफिक्स लेंगे? एन। एल्किन हो तो क्या सफिक्स यूज लेंगे? इन। और एल्काइन हो तो क्या सफिक्स लेंगे? आइन। तो सर अपन सेकेंडरी सफिक्स की जगह क्या लिखेंगे? इस जगह अपन लिखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यहां क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे, जो अपन कार्बन की चेन में जो मुख्य प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, जो मुख्य क्रियात्मक समूह होता है, जिसे अपन प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप बोलेंगे, वो कहां लिखेंगे अपन? सेकेंडरी सफिक्स की जगह। और प्राइमरी प्रीफिक्स की जगह क्या लिखेंगे? प्राथमिक पूर्व लगन की जगह यहां लिखेंगे। यदि आपका कंपाउंड क्या कैसा है? साइक्लिक है। कैसा कंपाउंड है? साइक्लिक है, तो वहां अपन क्या प्रीफिक्स यूज लेंगे? साइक्लो।
इफ if compound if compound cyclic then cycloprefix use। यदि कंपाउंड साइक्लिक है तो आप क्या प्रीफिक्स लगाओगे? यहां पर आप साइक्लो यूज ले लोगे। क्या ले लोगे बेटा? साइक्लो। अब देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स की जगह क्या लिखेंगे? द्वितीय पूर्व लगन की जगह क्या लिखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी को लिखेंगे। किसको लिखेंगे? ये किसके सेकेंडरी प्रीफिक्स किसके बारे में बताता है अपन को? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में। किसके बारे में? सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, जिसे बोलते हैं अपन प्रतिस्थापी। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिस्थापी। और यहां लिखेंगे अपन, और उसको लिखना कैसे है? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे लिखना है बेटा? अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिखना है। और विद आपको लिखना पोजीशन नंबर। विद पोजीशन नंबर। विद आपको कैसे लिखना है? पोजीशन नंबर है। कौन सा प्रतिस्थापी कार्बन चेन की जो अपन नंबरिंग करेंगे, कौन से नंबर पर कौन सा प्रतिस्थापी, वो आपको नंबर भी लिखने होंगे। और एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है, एक से ज्यादा प्रतिस्थापी है, तो अपन को वहां लिखना पड़ेगा अल्फाबेट के हिसाब से लिखेंगे। ठीक है ना? चलो आगे देख। तो ये फॉर्मेट आना चाहिए। तो अपन क्या पहले अपन एक दो रूल पढ़ेंगे, जैसे कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना, फिर नंबरिंग करना। उसके बाद अपन इस फॉर्मेट के सीक्वेंस से अपन बेटा क्या लिख देंगे? नाम लिख देंगे। आगे देखो, पहला रूल सिलेक्शन ऑफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। पहला रूल क्या? सबसे पहले अपन सिलेक्ट करेंगे किसको? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सिलेक्ट करेंगे। जो अपन को कंपाउंड दे रखा है उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन होता है? देखो कंपाउंड में तो फंक्शनल ग्रुप दे रखा होगा, अपन उनने उसको सेलेक्ट करेंगे तो फिर उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सा होगा? इफ कंपाउंड हैविंग ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। यदि किसी कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, जो आपको आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए कोई भी कंपाउंड दे रहा है और उसमें कंपाउंड में एक ही फंक्शनल ग्रुप है, तो देयर इज कंसिडर्ड एज ए प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। तो वो ही क्या हो जाएगा बेटा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। यदि आपको एक ही फंक्शनल ग्रुप दे रखा है तो वही आपका क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और ये ईथर, NO2 और ये हैलोजन, ये कभी क्या ये नहीं होते हैं, कभी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का काम नहीं करते हैं। अब देखो, इफ कंपाउंड हैविंग मोर देन वन फंक्शनल ग्रुप, तो देन प्रिंसिपल ग्रुप विल बी अकॉर्डिंग टू गिवन आईयूपीएसी सीरीज। इन दिस केस रेस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप बिहेव एज सब्स्टिट्यूएंट एंड देयर प्रीफिक्स। अच्छा, इस पॉइंट का मतलब ये है कि एक से ज्यादा आपको फंक्शनल ग्रुप दे दे कंपाउंड में, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का कौन होगा? जो अपन जो फंक्शनल ग्रुप की एक अपन सीरीज पढ़ते हैं ना, उस जो सीरीज में जो फंक्शनल ग्रुप ऊपर आएगा उसे अपन क्या बोल देंगे बेटा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। और जो दूसरा होगा उसे अपन फिर अपन क्या मांगे? सब्स्टिट्यूएंट की जगह यूज करेंगे। और उसका क्या यूज लेंगे? अपन प्रीफिक्स यूज लेंगे। चलो देखो, तो कौन कौन से आईयूपीएसी में यूज होने वाला फंक्शनल ग्रुप है, या जो अपन के केमिस्ट्री में यूज होने वाले जो फंक्शनल ग्रुप है, तो उनकी मैं सीरीज आपको एक बहुत ही शानदार तरीके से समझाने वाला हूं, जो आपने कभी ऐसी ट्रिक कभी सुनी नहीं होगी, वो जो मैं आपको सुनाऊंगा अभी। देखो, तो देखो, पहला फंक्शनल ग्रुप कौन सा होता है जो टेबल के ऊपर में होता है? वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन सा होता है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है COOH। दूसरा कौन सा होता है? सल्फोनिक एसिड। थर्ड होता है एनहाइड्राइड। फोर्थ होता है एस्टर। और फिफ्थ होता है एसिड हैलाइड। सिक्स्थ होता है आपका एमाइड। और सेवंथ होता है साइनाइड। और आगे देखो, एट्थ वाला कौन सा होता है? आइसोसाइनाइड। फिर होता है एल्डिहाइड। फिर उसके बाद आता है कीटोन।
फिर उसके बाद आता है अल्कोहल, फिर उसके बाद आता है थायो अल्कोहल, और उसके बाद आता है आपका एमीन, और एक आता है आपके ईथर। लास्ट में कौन सा आता है? ईथर। तो ये 14 फंक्शनल ग्रुप है जो अपन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये सीरीज होती है, इस सीरीज को अपन आईपीएससी नाम लिखने के लिए ये सीरीज आपको आना बहुत ही जरूरी है, और वो भी सीक्वेंस है। तो अब इन सीरीज को अपन लर्न कैसे करें? बहुत ही डिफिकल्ट होता है बच्चों के लिए कि इस सीरीज को हम सर कैसे लर्न करें, एक ये ऊपर नीचे हो जाता है। तो फिर देखो, इसके लिए मैं आपको एक शानदार ट्रिक बता रहा हूं। देखो ये दो क्या है, मैं आपको एक फैमिली मेंबर से इनको रिलेट करके आपको ये मैं ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है? ये दो भाई है, ये दो क्या है बेटा? कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड क्या है? भाई है। ये क्या? ब्रोदर है। क्या है? ब्रो है। ये आपस में दोनों क्या है? भाई है। और इनके ये 4 पुत्र है। ये कौन है? ये इनके लिए 4 पुत्र है। दो भाई कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, और इनके ये 4 पुत्र है, सन है। कौन कौन से? एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड, एमाइड। ये कौन है? 4 है ये, एमाइड तक। देखो 4 दो तो ये हो गए भाई, और थर्ड, फोर्थ, 5, 6 ये इनके क्या हो गए? सुपुत्र हो गए, सन हो गए। अब देखो, अब सर इसमें कैसे पता चलेंगे? पहला ये आएगा, ये कौन सा बेटा आएगा? देखो इनमें जो सबसे बड़ा होगा ना जो बेटा, उसमें कितने ऑक्सीजन होंगे? 4। 1 2 3 ऑक्सीजन होंगे। कौन से होंगे? 3। और उससे छोटे वाले में कितने ऑक्सीजन होंगे? 2। फिर उसके बाद 1, और फिर उसके बाद में 1 एमाइड, और उसके नीचे वाला कौन आ जाएगा? साइमाइड। तो देखो 2 ब्रदर, उसके उनके कितने हो गए? 4 सन, 4 बेटे। अब देखो क्या हुआ, दोनों भाइयों के चारों बेटों एक दिन घर में बैठे थे। क्या बैठे थे? बातें कर रहे थे। तो थोड़ी बातें ऐसे मजाक मजाक में क्या उल्टी सीधी बातें करने लगे, थोड़े लड़ाई झगड़ा स्टार्ट होने लगे। तो देखो उल्टी सीधी बातें का मतलब साइनाइड, साइनाइड का उल्टा क्या हो गया बेटा? आइसोसाइनाइड। साइनाइड का उल्टा क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। तो मैं यहां बात करता हूं साइनाइड और आइसोसाइनाइड में उल्टी सीधी बातें की। उन्हें क्या की? उल्टी सीधी बातें। फिर देखो उल्टी सीधी बातें हो गई, ज्यादा हो गया, झगड़ा बढ़ गया, तो बात आ गई 47। एक क्या 47 पर बात आ गई, गन की बात आ गई। तो देखो एक के 47 का मतलब क्या हो गया? ए यानी तो एल्डिहाइड, और के यानी क्या हो गया बेटा? कीटोन। ए यानी एल्डिहाइड, के यानी कीटोन। और अब आपको पता, झगड़ा होने के बाद आपको दिमाग को शांत करने के लिए आप क्या करते हो? तो उन्होंने चारों ने क्या पिया? 2 अल्कोहल पिए। क्या पिया बेटा? 2 अल्कोहल पिए, 2 अल्कोहल पिए। तो उन्होंने क्या? 2 अल्कोहल पिया है। कौन से? अल्कोहल और थायो अल्कोहल पिया है। फिर तुम्हें पता ही है, जो अल्कोहल पीने के बाद आदमी क्या करता है? गाली गलौज करता है। क्या करता है बेटा? गाली गलौज। तो क्या आता है? अमीनो, कमीनो, ईथर। तो ये कौन आ गया बेटा? एमीन आ गया, और ये ईथर आ गया। समझ में आया नहीं? तो ये ट्रिक होती है। तो आपके सामने एक बार वापस एक्सप्लेन करता हूं मैं इस ट्रिक को। देखो 2 होते बेटे, 2 भाई होते हैं ब्रो। कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड और सल्फोनिक एसिड, इनके 4 बेटे होते हैं, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड हैलाइड और एमाइड। और ये चारों बैठे 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 क्या उल्टी सीधी बातें करने लगे? क्या उल्टी सीधी? यानी साइनाइड, इसका उल्टा आइसोसाइनाइड। इतनी बातें बढ़ गई कि झगड़ा हो गया। तो उन्होंने क्या निकाली? गन निकाल दी। कौन सी? AK-47। ए यानी एल्डिहाइड, के यानी कीटोन। फिर क्या उन्होंने झगड़ा बढ़ गया, फिर शांति हुई कुछ देर बाद, तो उन्होंने क्या? अल्कोहल पिया। क्या पिया उन्होंने? अल्कोहल, दिमाग को शांत करने के लिए। तो अल्कोहल, और दूसरा अल्कोहल कौन सा हो गया? थायो अल्कोहल। फिर उन्होंने क्या? अल्कोहल पीने के बाद में गाली गलौज की, अमीनो, कमीनो, ईथर। समझ में आ गया ना? तो ये ट्रिक होती है, और ये ट्रिक आपने कहीं नहीं सुनी होगी पहले, तो मैं आपके सामने ये ट्रिक को प्रेजेंट किया। अच्छी लगे ट्रिक तो आप सेशन को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि शानदार ट्रिक थी, हमने पहले कभी नहीं सुनी। तो मजा आए तो कमेंट करके मुझे बताना इस ट्रिक के बारे में। चलो अब देखो, अब अगला होता है सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, पेरेंट कार्बन चेन। 2 ही रूल होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट आईयूपीएसी नाम के। कितने रूल होते हैं बेटा? 2 ही। एक तो आपको चेन को सेलेक्ट कर लो, और दूसरा सेलेक्ट करने के बाद नंबरिंग क्या चयनित कर लो। एक चेन को क्या कर लो? चयनित, और दूसरी बात में क्या करो? अंकन कर दो। तो देखो पहला रूल पढ़ते हैं अपन, सिलेक्शन ऑफ पीसीसी, पेरेंट्स कार्बन चेन, इसे बोलते हैं कार्बन चेन हैविंग। ऐसी कार्बन को चेन को अपन सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या होंगे? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा। जिसमें क्या होगा बेटा? प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, मल्टीपल बॉन्ड होंगे। देखो प्रायोरिटी ऑर्डर है कि मैं ऐसी चेन को सिलेक्ट करूंगा जिसमें सबसे पहले मैं देखूंगा उसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। उसके बाद में मल्टीपल बॉन्ड देखूंगा, फिर देखूंगा दोनों है, तो फिर मैं देखूंगा नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा है या नहीं, ये नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी में ज्यादा होना चाहिए। फिर मैं बात करूंगा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी की संख्या। देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यानी मुख्य क्रियात्मक समूह, मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, और नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी, जो भी
पीसीसी जो भी अपन कार्बन चेन को सेलेक्ट करेंगे और उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होना चाहिए, और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, और उस चेन को सेलेक्ट करेंगे जिसमें क्या हो, नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट नंबर ऑफ प्रतिस्थापी, यानी कि प्रतिस्थापियों की संख्या ज्यादा हो। तो चलो देखो, अब मैं आपके सामने ये एग्जांपल ले रखा हूं। अब मुझे इसमें क्या करना है, कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना और फिर इसका मुझे क्या करना है, नोमेनक्लेचर करना। क्या बेटा, नोमेनक्लेचर। अब देखो, तो मैं कार्बन की चेन को सेलेक्ट करने के लिए पहले किसको ढूंढूंगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। तो मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कह रहा है, ये रहा COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। और तो इसे मुझे कार्बन की चेन में शामिल में लेना। फिर देखो, फिर मैं इसको अब ये कार्बन युक्त किसी यदि फंक्शनल ग्रुप में कार्बन है तो उस कार्बन को अपन को क्या लेना, साथ में लेना। अब देखो, यहां से मैं चेन को स्टार्ट करूंगा, यहां से। अब देखो बेटा, अब मेरे पास दो रास्ते हैं, या तो इधर जाऊं या फिर इधर जाऊं। तो उसके बाद में क्या ढूंढूंगा, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के बाद में ढूंढूंगा क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है या नहीं है। मल्टीपल बॉन्ड नहीं दिख रहे बेटा मुझे यहां कहीं भी। फिर मैं क्या देखूंगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी। हाँ, मुझे नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा लेने। तो मैं देखो इधर इस साइड जाऊं, यानी कि लेफ्ट साइड जाऊं तो 1 2 3 कार्बन दिखे, और इधर भी जाऊं तो 1 और 2, यानी दोनों तरफ कार्बन की संख्या क्या है बेटा, सेम है। तो मैं किधर भी चेन को सेलेक्ट कर सकता हूं। तो मैंने मान लो इधर चेन को सेलेक्ट किया ऐसे, ये मैंने कार्बन की चेन को क्या कर लिया बेटा, सेलेक्ट कर लिया। और इसमें सब्स्टिट्यूएंट कितना, अब इस कार्बन की चेन से जो जुड़ा होता है ना, वो उसे अपन क्या बोलते हैं, तो ये अपन का यहां पर क्या हो गया बेटा, प्रतिस्थापी हो गया। ये क्या हो गया यहां पर, प्रतिस्थापी, सब्स्टिट्यूएंट, इसे क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे। अब इसमें अपन कार्बन की चेन को सेलेक्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले मुझे किसको ढूंढना है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। तो मेरा प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ये रहा, यहां पर कहां रहा, ये रहा। अब देखो, अब उसके बाद मैं क्या करूंगा, हाँ प्रिंसिपल कार्बन में इसमें मैंने सेलेक्ट कर लिया, इस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे पास दो रास्ते हैं। अब क्या रास्ते, एक तो उधर जाऊं, या तो मैं ऐसे सेलेक्ट करके ऐसे चला जाऊं, या फिर मैं ऐसे आऊं। तो मुझे कौन से साइड जाना, तो मुझे साइड ये सीक्वेंस बताएगा, मुझे मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाना है। कहां, किधर जाना बेटा, मल्टीपल बॉन्ड। तो मल्टीपल बॉन्ड तो इधर है, डबल बॉन्ड। तो मैं कार्बन की चेन को ऐसे सेलेक्ट कर लूंगा, बहुत ही ईजी है, ऐसा सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, इनके नोमेनक्लेचर करना बस। अब ये अपन का क्या हो गया बेटा, ये वाला क्या हो गया, ये अपन का हो गया सब्स्टिट्यूएंट। ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट हो गया। ये क्या हो गया बेटा, सब्स्टिट्यूएंट। अब इनके नाम कैसे लिखेंगे, अब देखो नंबरिंग करेंगे। अब मैं आपको साथ साथ में इनके नाम भी लिख के बता दूं। अब देखो, नंबरिंग का भी यही सीक्वेंस होता है। सबसे पहले आप कम से कम नंबर दो किसको, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड को, फिर सब्स्टिट्यूएंट को दो, फिर ऐसे। तो अब देखो, मैंने नंबरिंग स्टार्ट की, तो मैंने नंबरिंग की यहां से 1 2 3 4, मैंने ये नंबरिंग कर दी। अब देखो, सबसे पहले अपन ने, अब देखो जो मैंने आपको फॉर्मेट लिखाया था, अभी मैंने आपको क्या लिखाया था बेटा, जो मैंने आपको ये फॉर्मेट लिखाया था, ये वाला देखो। सबसे पहले अपन किसको लिखेंगे, सेकंड प्रीफिक्स को, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट को लिखेंगे। फिर यदि कंपाउंड साइक्लिक है तो साइक्लो यूज लेंगे, फिर बाद में देखो वर्ड रूट लिखेंगे। फिर कंपाउंड कैसा है, सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड के बारे में, इसके बारे में लिखेंगे। तो देखो, सबसे पहले अपन को सब्स्टिट्यूएंट को लिखना है, और सब्स्टिट्यूएंट कौन सा अपन के पास, ये रहा। तो इसका नाम क्या होता है, एथिल होता। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 एथिल। फिर अब क्या लिखूंगा, देखो कंपाउंड साइक्लिक नहीं है, तो मैं फिर आगे वर्ड रूट। वर्ड रूट किसे बोलते हैं, जिसमें आप जो पीसीसी सेलेक्ट की उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने। तो मैंने ये कार्बन की चेन को सेलेक्ट किया। अब इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने होंगे, देखो 1 2 3 4, 4 कार्बन। 4 कार्बन को बेटा क्या बोलते हैं, ब्यूट बोलते हैं। तो मैंने प्लस लिख दिया आगे। देखो, मैं फॉर्मेट से पूरा बता रहा हूं आपको, ब्यूट लिख दिया। अब देखो बेटा, अब मैं क्या लिखूंगा, प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स किसके लिए लिखते हैं, कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। एल्केन है तो एन, एल्किन है तो इन, और एल्काइन है तो आइन यूज लेंगे। तो मुझे यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में बेटा सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। क्या दिख रहा है बेटा, सिंगल बॉन्ड। तो मैं यहाँ क्या यूज लूंगा, एन यूज लूंगा। यहाँ क्या यूज लूंगा मैं, एन। और लास्ट में क्या लिख दूंगा मैं, अब लास्ट में अपन लिखेंगे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का सफिक्स लिखेंगे। तो आपको पता ही होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड। क्या होता है बेटा, ओइक एसिड। तो मैं लास्ट में यहां क्या लिख दूंगा, ओइक एसिड। और हां, एक बात और, यदि आप इस जो सैचुरेटेड या सेकेंडरी अपन जो प्राइमरी सफिक्स की बात करते हैं, इस प्राइमरी सफिक्स के इस ई के बाद यदि ए ई आई ओ यू वाई आ जाए तो अपन इस ई को नहीं लिखेंगे। क्या करेंगे, अपन इस ई को लिखेंगे नहीं। तो अब इसका नाम पूरा क्या हुआ, मैं आपको सामने देखो, 2 इथाइल ब्यूट एन 1। हाँ, ऑक्जेलिक एसिड कहां, सॉरी ये कार्बोक्सिलिक एसिड कहां लिखा हुआ है, 1 पर लिखा हुआ है। तो मैं क्या लिखूंगा, 1 ओइक एसिड।
तो ये आपका हो गया इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर। कितना इजी है, तो आपको वो फॉर्मेट दिमाग में होना चाहिए उस फॉर्मेट के हिसाब से, और जो जो इस फॉर्मेट में चीजें अपन को चाहिए वो यहां से लिख दो कंपाउंड को देखकर। अब देखो दूसरे कंपाउंड का अपन नाम कैसे लिखेंगे। अब देखो नंबरिंग कहां से करेंगे, नंबरिंग तो अपन जो जिस कार्बन, जिस प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप का जो कार्बन है वहीं से स्टार्ट करेंगे। तो यहां से मैंने नंबरिंग करी 1 2 3 4 5 6, ये बेटा मैंने कर दी नंबरिंग। अब देखो अब यहां सब्स्टिट्यूएंट कौन सा, ये रहा सब्स्टिट्यूएंट। ये कौन सा रहा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट है। अब इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम सबसे पहले लिखेंगे। तो मैंने क्या बोला था, सब्स्टिट्यूएंट को आपको पोजीशन विद पोजीशन के साथ लिखना है। तो कौन सी पोजीशन पर आ रहा, थर्ड पोजीशन पर। कहां आ रहा बेटा, थर्ड पोजीशन पर। तो मैं लिखूंगा 3 इथाइल प्लस, मैंने क्या कंपाउंड साइक्लिक है, नहीं है, तो अपन को प्राइमरी प्रीफिक्स लिखना भी नहीं है। अब देखो अब अपन को लिखना वर्ड रूट। अब देखो कितने जो पीसीसी अपने इस कार्बन की चेन को अपने सेलेक्ट किया, उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने, तो 6 है। 6 को अपन क्या बोलते हैं बेटा, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन, हेक्स बोलेंगे। ये बोल दिया अपन ने हेक्स प्लस। अब देखो कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो कंपाउंड यहां कैसा है बेटा, कंपाउंड है यहां पर अनसैचुरेटेड। क्यों, कार्बन कार्बन के बीच में अपन को डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, द्विबंध दिखाई दे रहा है। तो मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए लिखूंगा मैं इन। क्या लिखता हूं मैं, इन। प्राइमरी सफिक्स क्या होता है, इन होगा, किसका, एल्किन का। और अब अपन बात करें किसकी, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप जो अपन के कार्बोक्सिलिक एसिड है, और उसका क्या सफिक्स यूज होता है, ओइक एसिड। तो मैं लास्ट में लगा दूंगा ओइक एसिड। आप देखो अब इस नाम को पूरा कंप्लीट करो, देखो 3 इथाइल हेक्स कितने। अब देखो जो डबल बॉन्ड भी कौन से कार्बन पर है, 4 कार्बन। तो मैं लिखूंगा हेक्स 4 इन 1 ओइक एसिड। तो ये इस कंपाउंड का IUPAC नाम हो गया। समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। तो ये बहुत ही इजी है, आप क्लास को एक बार ढंग से देखना एक बार, तो आपको ये सारे ये पूरी IUPAC आप डिटेल में समझो या शॉर्ट में समझो, इतनी है IUPAC, और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। आप पॉइंट टू पॉइंट रूल को पढ़ते जाना। अब देखो अब इनके आपको, और ये मैंने अब 2 एग्जांपल और है आपके सामने। अब इनके भी IUPAC नाम लिखने, तो मैं क्या करूंगा बेटा, पहले सबसे पहले मैं कार्बन की चेन को सिलेक्ट करूंगा, और उस कार्बन की चेन में मुझे क्या ढूंढना है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन आता है तो आप वहीं से चेन को स्टार्ट कर दो। क्या कर दो, वहीं से चेन को स्टार्ट। यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में कार्बन नहीं है, तो देखो बेटा यहां कार्बन नहीं है, ये सल्फोनिक एसिड में है, तो इस सल्फोनिक एसिड जिस कार्बन से जुड़ा, उस कार्बन को अपन को क्या लेना बेटा, चेन में लेना, बहुत ही जरूरी है। क्या लेना, चेन में। तो अब मैं क्या करूंगा, देखो अभी देखो यहां बोल रहे कि सर हाँ चलो ये इसको कार्बन को हम ले लेंगे, 1 2 3 4, एक तो ऐसा सीक्वेंस हो रहा, और ये 4 कार्बन की चेन हो रही है। देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को ले लिया। अब बारी है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड है नहीं, अब भाई नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी सीक्वेंस पढ़ा था ना अपन ने वो। तो अब देखो यहां एक तो 1 2 3 4 कार्बन की चेन बन रही है, और एक बन रही है 1 2 3 4 5। तो मुझे कौन सी लेगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी, सबसे अधिक जो कार्बन है वही मुझे लेना है। तो ये मैं कार्बन की चेन को सेलेक्ट करूं, इस कार्बन की मैं चेन को क्या कर लूंगा बेटा, सेलेक्ट कर लूंगा, ताकि मुझे कार्बन की कितने कार्बन मिल गए चेन में, 5 मैक्सिमम। और ये सल्फोनिक भी आ गया, और ये अपन का क्या हो गया बेटा, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी। अब सबसे पहले अपन किसका नाम लिखते हैं, सबसे पहले चेन को सिलेक्ट करने के बाद अपन को सोचना है किसके बारे में, नंबरिंग को। और नंबरिंग में क्या, आपको सबसे कम नंबर दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, फिर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, फिर सब्स्टिट्यूएंट को, ऐसे नंबरिंग करनी है। अब देखो अब यह नंबरिंग की बात है, तो मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, 1 2 3, यहां से स्टार्ट करूं तो 3 पर आ रहा है, और 1 2 3 ऊपर से भी स्टार्ट करूं 3 पर आ रहा है, तो मैं कहीं से भी नंबरिंग को स्टार्ट कर सकता हूं। तो देखो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं आपके सामने, 1, ये 2 कार्बन, ये 3rd, ये 4th, ये 5th कार्बन। ठीक है, अब देखो अब सबसे पहले किस पे लिखेंगे, नंबरिंग होने के बाद आपको उस फॉर्मेट के हिसाब से नाम लिख देना। अब फॉर्मेट में सबसे पहले अपन सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं विद पोजीशन नंबर। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो तो अपन अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिख देंगे, यदि एक ही सब्स्टिट्यूएंट है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको आप पोजीशन नंबर के हिसाब से लिख दो। तो कौन से पोजीशन पर आ रहा है बेटा, 3rd पोजीशन पर। तो मैं क्या लिखूंगा, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, देखो 3rd पोजीशन पर क्या आ रहा है, मिथाइल। तो मैं लिखूंगा 3rd मिथाइल। जो ये मैथमेटिकली लेटर है ना, और उनके बीच में क्या लगाना, आपको डेस लगाना। अब मैंने लिख दिया ये। अब कितने कार्बन है अपन के, वर्ड रूट लिखेंगे, क्यों कंपाउंड साइक्लिक तो है नहीं, अपन प्राइमरी प्रीफिक्स यूज नहीं लेंगे। अब वर्ड रूट लिखेंगे, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो मैं क्या लिख दूंगा, 5 कार्बन है तो मैं लिख दूंगा पेंट। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मैं क्या लिख दूंगा, एन।
पेंटेन। अब देखो कौन से कार्बन पर ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, 1 2 3 पर, तो मैं क्या लिख दूंगा 3 सल्फोनिक एसिड। क्या लिख दूंगा 3 सल्फोनिक एसिड लिख दूंगा। तो इजी है ना, बहुत ही इजी है। अब देखो ये सबसे बहुत शानदार एग्जांपल है, आपके 2-3 कॉन्सेप्ट इसी में सारे रूल लग जाएंगे। अब देखो सबसे पहले मुझे क्या करना है, कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है। तो चलो अब मैं ये कार्बन की चेन को सिलेक्ट करूं यहां से 1 2 3 4 5 6, कैसे ये कार्बन की चेन को मैं मान लो ऐसे सेलेक्ट करूं, ऐसे नहीं सीधी सीधी सेलेक्ट करूं मैं, मान लो पहले यदि मैं कार्बन की चेन को ऐसे सीधी सीधी सेलेक्ट किया, ऐसे सेलेक्ट किया, तो देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे। कितने कार्बन आ रहे हैं, 6 तो कार्बन आ रहे हैं, और सब्स्टिट्यूएंट कितने आ रहे हैं, 1 और 2, क्योंकि इस कार्बन से ये 2 ही तो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ रहे हैं, तो 6 कार्बन और 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। चलो अच्छी बात है। अब क्या दूसरा भी कोई तरीका है क्या कार्बन की चेन को सेलेक्ट करने का, यस है ना। तो एक कार्बन की चेन ऐसे हो सकती है 1 2 3 4 5 6, एक कार्बन की चेन को मैं ऐसे सेलेक्ट करूं, ऐसे आकर ऐसे, देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन तो 6 आ रहे, अच्छी बात है। क्या सब्स्टिट्यूएंट में कुछ डिफरेंस आया, यस। देखो मैं इस कार्बन को चेन को ऐसे सेलेक्ट करूं तो एक सब्स्टिट्यूएंट ये, एक ये और एक ये, कितने सब्स्टिट्यूएंट आ रहे बेटा, 3। तो चलो इससे तो ये अच्छी है कार्बन की चेन, इससे तो ये अच्छी है, क्योंकि मुझे जो कार्बन की चेन को मैं सेलेक्ट करूंगा उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम भी ज्यादा होने चाहिए और नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट भी ज्यादा होने चाहिए। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स तो दोनों में इक्वल है, लेकिन यहाँ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा है। क्या और भी ऐसी कोई चेन बन रही है जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट मुझे ज्यादा मिल जाए, यस मिलेगी। अभी देखो, अब देखो 1 2 3 4 5, चलो ऐसे कार्बन की चेन को सेलेक्ट करूं तो मुझे 5 ही कार्बन मिले, तो ये तो कोई मतलब ही नहीं रही, क्योंकि मुझे 6 कार्बन की तो पहले ही चेन मिल गई, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं। क्या ये 1 2 3 4 5 6, हाँ एक ये कार्बन की चेन है, ये कौन सी, ऐसे आकर ऐसे वाली, इसमें देखो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। कार्बन तो इसमें भी भैया कितने है भाई, 6 है। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कितने होंगे इसमें, देखो सब्स्टिट्यूएंट, देखो ऐसे कार्बन की चेन को सेलेक्ट करूं तो 1 2 और ये वाला 3, कितने बेटा, 3 ही सब्स्टिट्यूएंट, ऐसे भी तो ये और ये तो सेम ही रह गई भाई। इसमें भी 6 कार्बन आ रहा है और 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, और इसमें भी 6 कार्बन और 3 सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, तो इस चेन में तो कोई डिफरेंस ही नहीं रहा। क्या अभी भी ऐसी कोई चेन है क्या इसमें जो 6 कार्बन की मिले या इससे ज्यादा कार्बन की मिला और मुझे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ज्यादा मिला, यस। अब इस कार्बन की चेन को सेलेक्ट करो, देखो 1 2 3 4 5 6, हाँ ये कार्बन की, देखो ऐसे जाकर ऐसे, तो इसमें 6 तो कार्बन है, मुझे भी मिल रहे। अब सब्स्टिट्यूएंट कितने, देखो एक ये वाला, दूसरा ये वाला, थर्ड ये वाला, थर्ड ये वाला और फोर्थ ये वाला, हाँ इसमें मुझे 4 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे। कितने मिल रहे बेटा, 4 सब्स्टिट्यूएंट मिल रहे। तो ये सबसे बेहतर चेन होगी, क्या होगी, ये सबसे बेस्ट चेन होगी। तो देखो इस चेन को मैं सेलेक्ट करता हूं, इस कार्बन की चेन को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया इस कार्बन की। हाँ अब हो गया सिलेक्शन, सिलेक्शन तो हो गया भाई। अब अपन को क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। तो नंबरिंग कहां से करूंगा मैं, क्या देखो मैं यहां से नंबरिंग करूं, तो देखो अब इसमें एक नंबरिंग में एक लॉकेंड्स रूल लगता है। क्या लगता है बेटा, लॉकेंड्स रूल लगता है, वो भी मैं आपको साथ साथ में यही समझा देता हूं। तो लॉकेंड्स रूल में क्या, यहां से नंबरिंग, एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है ना, तो पहले आपको 2 पॉइंट होते हैं जहां से आपको नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, जो कार्बन की चेन की सिलेक्ट होने के बाद। तो यहां पर 2 पॉइंट के, इससे या फिर इससे। यदि मैं इस ए पॉइंट, ये मैंने इस पॉइंट को नाम दे दिया ए और इस पॉइंट को नाम दे दिया मैंने बी, यदि मैं ए पॉइंट से नंबरिंग करूं, यदि मैं एक पॉइंट से नंबरिंग करूं तो सब्स्टिट्यूएंट कहां कहां पर आ रहे हैं, तो देखो 2 3, अब 2 पर आ रहा है, 3 पर आ रहा है, 4 पर आ रहा है और 5 पर आ रहा है। चलो अच्छी बात है। बी से मैं नंबरिंग को सेलेक्ट, नंबरिंग करूं तो देखो कौन कौन से नंबर पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा, 2, देखो 1 2 3 4 5, तो सेम आ रहा, 2 3 4 5 सेम आ रहा। तो दोनों से किधर से भी मैं कर सकता हूं, क्योंकि इसमें नंबरिंग क्या आ रही बेटा, सेम आ रही, तो मैं किधर से भी नंबरिंग कर सकता हूं। तो आप ए पॉइंट से करूं या बी पॉइंट से, तो चलो मैं ए पॉइंट से बी पॉइंट से कर लेता हूं, यहां से 1 2 3 4 5 6, चलो ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद आपको क्या लिखना है, उस फॉर्मेट के हिसाब से आपको नाम लिखना है। तो नाम में सबसे पहले क्या लिखूंगा बेटा, सब्स्टिट्यूएंट लिखूंगा। सबसे पहले क्या लिखूंगा, सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट मुझे कितने, अब इसमें भी देखो अल्फाबेटिकल, क्योंकि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है,
तो मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर भी यूज लेना चाहिए। और आप पता सब्स्टिट्यूएंट एक ही टाइप के सब्स्टिट्यूएंट एक से ज्यादा हो तो उसके अपन पहले क्या लगाते हैं, डाई। दो से ज्यादा हो एक ही टाइप के सब्स्टिट्यूएंट तो अपन ट्राई यूज लेते हैं। वैसे यहां देखो, वैसे अब यहां एक देखो, ये वाला और ये वाला फंक्शन, ये वाला सब्स्टिट्यूएंट सेम है ना। अब देखो यहां मैं लिख रहा हूं आपके सामने, यहां समझा रहा हूं उसका, ठीक है, मैं यहां समझा रहा हूं थोड़ा, इसका एक्सप्लेनेशन मैं यहां कर रहा हूं। यहां देखो एक ऐसा है आपके पास सब्स्टिट्यूएंट, एक इससे मैं क्या बोलूंगा बेटा, मिथाइल बोलूंगा। एक सब्स्टिट्यूएंट ये है मेरे पास, एक तो ये वाला था, और एक सब्स्टिट्यूएंट ये CH3CH2 वाला। एक तो ये हो गया मेरे पास सब्स्टिट्यूएंट, ये हो गया एक CH2 CH3, इसको मैं क्या बोलता हूं, इथाइल। देखो जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को अपन बाहर निकाल के एक वैलेंसी फ्री कर देते, एक संयोजकता को अपन मुक्त कर देते, तो उसे क्या बोलते हैं, एल्किल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्किल। आपने पढ़ा होगा ये सिंबल किसके आर होता है, ये एल्केन का सिंबल होता है। इसमें से अपन एक हाइड्रोजन बाहर निकालते तो वो क्या बनेगा, एल्किल बनेगा। क्या बनेगा बेटा, एल्किल। तो इसमें भी देखो एक एल्केन होता तो ये 4 हाइड्रोजन होते हैं, तो एक वैलेंसी फ्री है, तो इसका नाम क्या होता है, मेथेन होता है। ऐसे तो मेथेन में से मैंने एक हाइड्रोजन फ्री किया तो ये मैथिल बन गया। C2H, देखो ये क्या C2H6 है, ये क्या बेटा, एल्केन है। इस एल्केन में से मैंने एक हाइड्रोजन बाहर निकाल दिया तो क्या बन गया, C2H5 बन गया, और उसे मैं क्या बोल दूंगा, एल्किल यानी एथिल बोल दूंगा। अब ये होगी बात, अब यहां अपन इसका IUPAC नाम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सब्स्टिट्यूएंट का तो पता चल गया, एक है मैथिल एक है एथिल। अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखना, तो ई पहला आता बेटा या एम आता, अंग्रेजी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ई पहला आता है या, तो ई की बात करेंगे अपन, ई पहला आता। अब देखो कहां कहां पर है, मैं एथिल कहां पर है, एथिल है बेटा 3 और 4 पोजीशन पर। कहां पर है, 3 और 4 पोजीशन पर है, तो मैं यहां लिखूंगा 3,4, पहला लेटर बड़ा लिखते हैं अपन, डाई एथिल। फिर आगे क्या लिखेंगे, फिर अगला सब्स्टिट्यूएंट की बारी है। अभी तो सब्स्टिट्यूएंट खत्म कहां है, अभी तो अपने एथिल लिखा। अब देखो अब दूसरा कहां कहां पर है बेटा, ये हो गया 4, 2 और 5 पर, तो अब मैं आगे लिखूंगा 2,5 डेस मैथिल। डाई 2 है तो मैं लगाऊंगा डाई मैथिल। अब देखो डाई मैथिल के बाद अब आपको सब्स्टिट्यूएंट लिख दिया, अब आपको लिखना वर्ड रूट। वर्ड रूट में कितने कार्बन, अपन जो कार्बन की चेन में जो सेलेक्ट जो कार्बन है वही अपन कहां लिखेंगे, वर्ड रूट की जगह। कितने कार्बन है, 6 कार्बन। 6 कार्बन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, हेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्स। अब देखो प्राइमरी सफिक्स क्या लगेंगे, यदि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अपन एन यूज लेंगे। तो यहां मुझे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड ही दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या यूज ले लूंगा बेटा, एन। क्या यूज लूंगा, एन, हेक्सेन बन गया। क्या यहां सेकेंडरी सफिक्स भी लगेगा, नहीं लगेगा, क्यों, सेकेंडरी सफिक्स इसके लिए लगता है, फंक्शनल ग्रुप, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है। यहां मुझे कोई भी फंक्शनल ग्रुप दिखाई नहीं दे रहा है, तो यहां क्या आगे कुछ सेकेंडरी सफिक्स लगेगा नहीं, तो यही नाम इसका कंप्लीट हो जाएगा, 3,4 डाई इथाइल 2,5 डाई मिथाइल हेक्सेन। समझ में आ गया, अब तो आपको अच्छे से समझ में आ गया ना। चलो अब देखो, अब अगला रूल होता है नंबरिंग इन सेलेक्टेड पीसीसी, जो अपन ने अभी मैंने आपको साथ साथ में समझा भी दिया था वहां जो उनके नाम लिखे था मैंने, लेकिन ये रूल भी पढ़ लो। जब अपन नंबरिंग करेंगे, कार्बन की जो चेन सेलेक्ट होगी उसके बाद अपन क्या करेंगे बेटा, नंबरिंग करेंगे। अब देखो नंबरिंग कैसे करेंगे, सबसे पहले किसको नंबर देंगे अपन, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। सबसे पहले किसको नंबर देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम नंबर देंगे, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप। फिर एनी मल्टीपल बॉन्ड, फिर किसको देंगे अपन, एनी मल्टीपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड हो या फिर ट्रिपल बॉन्ड। और यहां ये कंडीशन और लगती है कि यदि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन पर हो। अभी मैं एग्जांपल से आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूंगा। यदि दोनों सिमेट्रिकल कंडीशन में आ जाए, दोनों सममित स्थिति पर आ जाए, तो आपको क्या करना, डबल बॉन्ड को पहले नंबर देना। फिर बाद में अपन करेंगे लॉक एंड रूल, जो मैंने उस आपको अभी समझाया था। और फिर बाद में अपन करेंगे अल्फाबेटिकल ऑर्डर की। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से भी अपन को नंबरिंग करनी पड़ती है कई बार। तो देखो एक्स अपन करते हैं, देखो ये अपन के साथ में ये गए कंपाउंड है, ये कंपाउंड अपन के सामने। अब इसका नाम लिखना अपन को, IUPAC नाम लिखना है। तो मैं क्या करूंगा, यहां से स्टार्ट करता हूं। क्यों, देखो कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना, सबसे पहले कार्बन की चेन को सेलेक्ट करने के बाद ही अपन को सोचना है कि अपन को नंबरिंग करनी है। यदि आप दोनों साथ साथ सोचोगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने के बहुत ही ज्यादा चांस रहेंगे। तो मैंने कार्बन की चेन को सेलेक्ट करने के लिए मेरे माइंड में वो एक सीक्वेंस वाला ऑर्डर है कि सबसे पहले मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कार्बन की चेन में लेना। तो ये कार्बन युक्त प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं इसको देखो सेलेक्ट कर रहा हूं।
ये मैंने यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लिया। क्या कर लिया बेटा, यहाँ से मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। हाँ, अब सिलेक्शन हो गया, उसके बाद ही आप क्या करो बेटा, नंबरिंग करो। अब मुझे नंबरिंग करना, नंबरिंग में क्या बोल रहा है कि सबसे कम मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देना, मैंने दे दिया 1, ये लो। अब मल्टीपल बॉन्ड, अब तो देखो मल्टीपल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, जो भी सब सामने आ जाएंगे, क्योंकि अब यहां से स्टार्ट करने के बाद अपन ऐसा नहीं कर सकते, मान लो यहाँ डबल बॉन्ड है तो 1 2 यहां दे दे, ऐसा कभी नहीं होगा। जिस पॉइंट से अपन नंबरिंग स्टार्ट कर दी है ना, वहां से कंटिन्यू चलेगी। तो 2 3 ये हो गई 4। अब नंबरिंग भी होगी, कार्बन की चेन भी सिलेक्ट होगी। अब अपन को क्या करना है, इसका नाम लिखना। तो सबसे पहला फॉर्मेट में किसको लिखते हैं बेटा, सब्स्टिट्यूएंट को। तो मुझे यहाँ एक भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिख रहा। क्या इस चेन में जो मैंने सेलेक्ट की, इसमें यहाँ कोई सब्स्टिट्यूएंट है क्या, नहीं है। तो इस चेन में कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। तो देखो, अब सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तो मैं क्या लिखूंगा, वर्ड रूट डायरेक्ट, क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक है नहीं। यदि होता साइक्लिक तो अपन साइक्लो यूज लेते, तो साइक्लिक तो है नहीं। तो अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं नंबर। अब मैं सबसे वर्ड रूट को लिखूंगा, डायरेक्ट किसको लिखूंगा, वर्ड रूट को। तो देखो कितने कार्बन है, 4 कार्बन को मैं क्या बोलता हूं बेटा, ब्यूट बोलता। क्या बोलता हूं, ब्यूट। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मैं लिख दूंगा ब्यूट एन। ई नहीं लिखूंगा क्योंकि आगे ओइक आएगा, इसलिए मैं ई नहीं लिखूंगा। तो आगे 1 पर क्या आ गया, ओइक एसिड आ गया। क्या आ गया, ओइक एसिड। ये आपका इसका नाम हो गया। अगला देखो, अब देखो ये अच्छा क्वेश्चन है और भी। अब मुझे पहले कार्बन की चेन सेलेक्ट करो। कार्बन की चेन को सेलेक्ट कैसे करनी है, सबसे पहले प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लो। ये मैंने प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए इधर आ रहा हूं, यहां तक तो आ गया मैं। अब यहां पर 2 रास्ते, ऊपर साइड और नीचे वाला साइड। अब मैं कहां जाऊं, तो उसमें आप मैंने सीक्वेंस बताया था, उसमें क्या था, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को सेलेक्ट करने के बाद आप डबल बॉन्ड को सेलेक्ट करो। तो देखो नीचे जाऊं सिंगल बॉन्ड, ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी मल्टीपल बॉन्ड की बात करें अपन, तो ऊपर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो मैं ऐसे ऊपर की तरफ इसको चेन को सेलेक्ट कर लूंगा, ऐसे चला जाऊंगा भाई, ऐसे ऐसे ऐसे, ये हो गई। अब कार्बन की चेन सेलेक्ट हो गई, तो अब अपन को क्या करना बेटा, नंबरिंग करनी। नंबरिंग में आपको मैंने सबसे कम नंबर किसको देना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को। अब यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, 1 2 3 4 5, ये मैंने नंबरिंग कर दी। अब आपको नंबरिंग करने के बाद आपको क्या करना है, इनका नाम लिखना। तो सबसे पहले यहां देखो एक सब्स्टिट्यूएंट है, ये कौन सा, यहां सब्स्टिट्यूएंट है, प्रतिस्थापी है। तो सबसे पहले इसका नाम लिखते हैं अपन, इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल। देखो थर्ड कार्बन 1 2, थर्ड कार्बन पर ये वाला आ रहा है, तो इसका नाम हो गया 2 कार्बन का, तो इथाइल। फिर अब देखो टोटल कितने कार्बन है, 5 है, तो 3 इथाइल पेंट। 5 कार्बन का मैंने पेंट लिख दिया। अब इसमें डबल बॉन्ड भी है, अब डबल बॉन्ड है तो प्राइमरी सफिक्स क्या यूज होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो इन होगा। और कौन से कार्बन पर ये डबल बॉन्ड है, कौन से कार्बन पर, 4th कार्बन। तो मैं क्या लिखूंगा, 3 इथाइल पेंट 4 इन, क्या लिख दूंगा, 4 इन। और 1 कार्बन पर कौन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप ओइक एसिड, 1 ओइक एसिड, ये आपका इसका नाम हो गया। तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो अगला, आगे देखो, आगे और क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये भी। सारे इनमें ये जो ऐसे मैंने ऐसे एग्जाम्पल को सिलेक्ट किए जो आपके जो कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाले हैं, सारे के सारे रूल को आप ऐसे, जो रूल पूरा अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। इन एग्जाम्पल को समझोगे ना तो पूरा रूल ही आपको समझ में आ जाएगा। तो मैंने कुछ सेलेक्टिव एग्जाम्पल है। अब देखो, अब अपन इसकी बात करें। अब कार्बन की चेन तो मुझे एक ही दिखाई दे रही है, चलो ये कार्बन की चेन होगी, मैंने सेलेक्ट कर लिया भाई, ये कार्बन की चेन है, एक ही कार्बन की चेन है, वही हो गई। कार्बन की चेन सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करना है, यहां पर मुझे करनी है नंबरिंग। क्या करनी है, नंबरिंग। तो मैं नंबरिंग कहां से करूंगा, अब देखो यहां लफड़ा हो रहा है। क्या इसमें फंक्शनल ग्रुप है क्या, नहीं है। क्या इसमें मल्टीपल बॉन्ड है क्या, यस। डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही यहां बताया था, इसमें देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप वहां है नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों है। और दोनों क्या है, सेम कंडीशन पर है। देखो दोनों सेम कंडीशन पर है, इधर और इधर। तो मैं नंबरिंग कहां से करूं, तो फिर वो मैंने क्या रूल में बताया था, नंबरिंग मुझे वहां से करनी। फिर मैंने सिमेट्रिकल कंडीशन हो रही, कौन सी कंडीशन हो रही है बेटा, यहाँ सिमेट्रिकल कंडीशन। और सिमेट्रिकल कंडीशन में अपन किसको प्रायोरिटी देते हैं, डबल बॉन्ड को। तो फिर अब मैं वहां कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूंगा, इसमें डबल बॉन्ड की तरफ से। समझ में आ गया ना, तो यहां से 1 2 3 4 5।
अब हो गई नंबरिंग। अब नंबरिंग होने के बाद अपन को क्या करना है, अपन को अब नाम लिखना है और उस फॉर्मेट के हिसाब से। तो देखो 5 कार्बन, क्यों सब्स्टिट्यूएंट वगैरह है नहीं तो डायरेक्ट अपन को वर्ड रूल लिखना है, तो 5 कार्बन को मैंने लिख दिया पेंट। अब अपन को क्या करना है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड में, अनसैचुरेटेड है डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो अपन दोनों को लिखेंगे। तो पेंट मैं लिखूंगा 1 इन और आगे लिख दूंगा 4 आइन। तो ये हो गया इसका नाम। क्या हो गया, ये इसका नाम हो गया, पेंट 1 इन और 4 आइन। समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला नाम, इसको अब इस नाम को देखते हैं, इसका नाम क्या होगा वो देखते हैं। अब देखो, अब मैं इसमें कार्बन की चेन तो एक ही है, तो कार्बन की चेन एक है, तो मैंने इस कार्बन की चेन को सेलेक्ट कर लिया। इस कार्बन की चेन को मैंने क्या कर लिया, सेलेक्ट। और सेलेक्ट होने के बाद अपन को सीधा किसके बारे में सोचना है, नंबरिंग के बारे में। किसके बारे में सोचना है, नंबरिंग के बारे में। अब नंबरिंग कहां से करूं मैं, यहां से करूं या फिर देखो नंबरिंग तो आपको उनके प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप तो है नहीं, फिर आपको क्या करना है, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वो भी यहां है नहीं। देखो पॉइंट दो ही है नंबरिंग करने की, ये तो ये वाला पॉइंट या फिर ये वाला पॉइंट। क्योंकि जो कार्बन की चेन को सेलेक्ट करने के बाद अपन को जो टर्मिनल पॉइंट्स होते हैं ना, वहीं से अपन नंबरिंग करते हैं, तो ये या फिर ये। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं, तो 2 नंबर पर क्या आ रहा है, सब्स्टिट्यूएंट। और यहां से भी स्टार्ट करें अपन, क्या आ रहा है, 2 नंबर सब्स्टिट्यूएंट। तो मैंने आपको अभी एक बताया था लोकेंड्स रूल, इसके बारे में ये रहा। देखो ये भी फैक्टर नहीं काम करा अपन के इसमें, ये भी फैक्टर काम नहीं। अब ये फैक्टर लगाना अपन लोकेंड्स रूल। कौन सा लगाना, लोकेंड्स रूल। तो देखो इसमें अपन लोकेंड्स रूल कैसे लगाएंगे। अब मैं इस पॉइंट से, ए पॉइंट से, ये मैं 1 पॉइंट दे दिया और इस पॉइंट का मैंने नाम दे दिया बेटा 2। अब देखो यदि मैं 1 वाले पॉइंट से मैं नंबरिंग करूं, तो देखो 1 2 2 2 पर 2 आ रहे, 2 पर 2 आ रहे सब्स्टिट्यूएंट, मैंने 2 2 लिख दिया। फिर आगे देखो 1 2 3 4 पर आ रहा, फिर कहां आ रहा बेटा, 4 पर आ रहा। ये होगी। यदि मैं 2 वाले पॉइंट से नंबरिंग करूं, कहां से, 2 वाले पॉइंट से, तो यहां 1 2, यहां पर कहां आ रहा है, 2 पर आ रहा, 1 2 3 4 पर 2 आ रहा है, तो मैंने 4 4 लिखा। अब क्या करना, अब ये बताएगा अपन को नंबरिंग कहां से करना है। तो देखो 2 से 2 क्या हो रहा है, यहां पर 2 से 2 ये क्या हो रहा है बेटा, कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब यहां देखो, अब यहां 2 से 2 से कैंसिल आउट हो गए। अब यहां देखो, यहां 2 है और यहां क्या है बेटा, 4 है। तो यहीं से सेलेक्ट हो जाएगा अपन नंबरिंग कहां से करूंगा। ये छोटी संख्या है, ये क्या है, छोटी, और ये वाली क्या है बेटा, बड़ी संख्या है। तो आपको यही जो छोटी संख्या है ना, किस तरफ से अपन ने नंबरिंग करी, जो छोटे यानी 1 साइड, इस साइड से अपन नंबरिंग करी थी 1 वाले पॉइंट से, तब ये 2 आ रहा है, और उधर से साइड से करें तो अपन यहाँ 4 आ रहा है। या फिर ये काम करो, ऐसा भी कर सकते हो, या इन दोनों को ऐड कर दो। क्या कर दो बेटा, दोनों को ऐड। इतना इसका ऐड कितना होगा बेटा, 8 होगा, इसका ऐड कितना होगा, 10। जो कम है, लोकेंड्स रूल का मतलब जो पोजीशन नंबर, जो भी सब्स्टिट्यूएंट जिस पोजीशन नंबर पर लगे हुए हैं, उनके जो पोजीशन नंबर है उनको ऐड करो। तो मैंने ऐड किया 2 2 4 8 आया, इसका 4 4 8 to 10 आ गया। अब कम है, वहां से नंबरिंग कर दो। तो ये वाला कम है, तो कहां से स्टार्ट की थी मैंने, 1 से, तो नंबरिंग अब यहां हो जाएगी 1 से, 1 2 3 4 5। चलो नंबरिंग होने के बाद अपन को क्या करना है, नाम लिखना। क्या करना बेटा, नाम लिखना। और नाम लिखना है तो यहां पर कितने सब्स्टिट्यूएंट है, 2 टाइप के सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरीन और ब्रोमो। तो अब सब्स्टिट्यूएंट में आया, यदि हेलोजन सब्स्टिट्यूएंट में आए तो अपन हेलो यूज लेते हैं। क्या लेते हैं, हेलो यूज। तो यहां क्लोरो और ब्रोमो 2 सब्स्टिट्यूएंट है, क्लोरो और ब्रोमो। तो पहले कौन आएगा, ब्रोमो, क्योंकि बी पहले आता है, तो ब्रोमो। तो अपन अब देखें लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे। ब्रोमो कहां कहां पर जुड़ा है बेटा, 2 और 4 पर। तो मैं लिखूंगा 2, 4 डाई ब्रोमो। क्या लिखूंगा, डाई ब्रोमो। और अब 2 पर क्या आ रहा है, क्लोरो, तो 2 लिख दिया, 2 क्लोरो। और 2 क्लोरो लिखने के बाद अब क्या हो गए, सब्स्टिट्यूएंट पूरे हो गए। अब लिखो वर्ड रूट, कितने कार्बन है, 5। तो 5 का मैं क्या लिख दूंगा, पेंट, लिख दिया मैंने पेंट। यहां से नाम स्टार्ट किया, 2 4 डाई ब्रोमो 2 क्लोरो पेंट। और अब देखो पेंट और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो मैं लगा दूंगा एन। क्या लगा दूंगा, एन। तो ये इस कंपाउंड का अपन आपके सामने नाम हो गया। अब देखो अगला कंपाउंड, देखो अगले कंपाउंड में क्या करना है आपको, पहले कार्बन की चेन को सेलेक्ट कर लो। कार्बन की चेन तो सेलेक्ट ही है सर, क्योंकि एक ही कार्बन की चेन है, तो ये तो सेलेक्ट हो गई, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। अब क्या नंबरिंग करनी है, तो अब नंबरिंग किधर से करो, इसमें कोई भी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है
नहीं दिख रहा मुझे, तो क्या डबल बॉन्ड है, नहीं दिख रहा है। अब किसको सबसे कम नंबर दूं, तो ऐसी कंडीशन, ये कौन सी कंडीशन है मैं देखो आपको इसमें बता देता हूं। ये कंडीशन है इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली, ये कंडीशन यहां पर कौन सी कंडीशन लगेगी, अल्फाबेटिकल ऑर्डर वाली कंडीशन लगेगी। इसमें कौन सी लगेगी, अल्फाबेटिकल वाली। तो देखो कैसे, अब देखो अल्फाबेटिकल यानी यहां सेकंड पर क्लोरो, यहां सेकंड पर ब्रोमो। देखो इधर से नंबरिंग करूं तो 2 पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, 2 और 4 पर, इधर से भी करूं 2 और 4 पर आ रहा है। तो अब कौन सी कंडीशन लगाऊंगे, दोनों तरफ से करूं ये 2, लोकेंड्स रूल तो सेम ही है। अब किधर से क्या, अब मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखना। अब क्या देखना बेटा, अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ये क्लोरो है, वो ब्रोमो है, तो बी पहले आता है या सी, तो बी पहले आता है, तो इधर से नंबरिंग कर दूंगा मैं 1 2 3 4 5। अब लिख दो 2 पर क्या है, 2 पर है ब्रोमो, 2 पर क्या है, ब्रोमो है, और 4 पर क्या है, 4 पर है क्लोरो, और टोटल कार्बन कितने हैं 5। तो आप 5 का क्या कर दोगे, पेंटेन कर दोगे। फोन बज रहा है बेटा, चलो 5 पर क्या, 5 कार्बन है तो पेंट कर दो, और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, तो ये इसका नाम हो गया। इजी है ना। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर आपको ऐसा देखना है, नंबरिंग में अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऐसा देखना है। यदि सेम पोजीशन पर आ जाए तो आपको अल्फाबेटिकल क्लोरो और ब्रोमो, तो ब्रोमो पहले आता है बी, तो उसके हिसाब से मैंने नंबरिंग करके ये नाम लिख दिया। तो सारे जो नंबरिंग के जो सारे भी रूल लिखते होंगे ना, मैंने आपको इन एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको समझा दिए होंगे। आई होप सबको समझ में भी आगे होंगे। अब देखो यूज ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। ये तो यूज ऑफ न्यूमेरिकल प्रीफिक्स, यदि एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट हो और कुछ सब्स्टिट्यूएंट एक ही टाइप के हो तो अपन क्या करेंगे, 2 सब्स्टिट्यूएंट एक ही टाइप के हो तो डाई, 3 हो तो अपन क्या लिखेंगे ट्राई, और 4 सब्स्टिट्यूएंट एक ही टाइप के हो तो अपन क्या यूज लेंगे, ट्राई। अब यहां देखो इसमें क्या है, इसमें देखो कार्बन की चेन को अपन पहले क्या करना है, सेलेक्ट करना है। कार्बन की चेन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, एक ही चेन है तो ये होगी अपन की कार्बन की चेन सेलेक्ट। अब देखो सिलेक्ट करने के बाद अपन को क्या करना है, नंबरिंग करना है। अब नंबरिंग किधर से करो, इधर से करो या इधर से, देखो इधर से करो 1 2 पर आ रहा है, और इधर से करूं 1 2 3 पर आ रहा है, तो 3 वाली नहीं चलेगी, इधर से 1 2 3 4, ये होगी नंबरिंग। अब नंबरिंग होने के बाद अब आपको क्या करना है, नाम लिखना है। तो पहले सब्स्टिट्यूएंट को लिखते हैं, सब्स्टिट्यूएंट 2 पर आ रहा है, देखो 2, यदि सेम सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर 2 तो आपको 2 बार लिखना होगा 2 2, फिर आगे लिखना होगा डाई, फिर आपको क्लोरीन है तो आपको लिखना होगा ऐसे क्लोरो, फिर कितने कार्बन है 4, तो 4 को क्या लिखते हैं अपन ब्यूट, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो अपन लगा देंगे एन, तो ये आपका नाम हो गया डाई क्लोरो 2 2 डाई क्लोरो ब्यूट एन। तो ये भी आपका कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, अब आईयूपीएसी नेम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप। अब अपन कुछ मेन इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है उनके अपन नाम लिखेंगे। तो देखो कार्बोक्सिलिक एसिड होता, पहला किसका नाम लिखेंगे अपन, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब देखो रूल तो हो गए, जो बेसिक रूल थे अपन के एलिसाइक्लिक कंपाउंड के, जो साइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, एरोमेटिक है या साइक्लिक, उनके थोड़े रूल अलग होते हैं। जो एसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं ना, उनके तो अपन ने रूल पढ़ लिए और उन रूल से अपन प्रैक्टिस भी कर लिए और कुछ और प्रैक्टिस कर रहे हैं अपन, जो एक एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप के बारे में बात करेंगे। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है पहला, तो इसका प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी। क्या होता है इसका प्रीफिक्स, और सफिक्स इसका क्या होता है बेटा, ओइक एसिड। सफिक्स क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, और प्रीफिक्स अपन कार्बोक्सी। अभी सफिक्स अपन ने कुछ देर पहले यूज भी लिया था ओइक एसिड। अब इसके एग्जांपल है ये आपके सामने, तो मैं इसका नोमेनक्लेचर करके आपको बता दो। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है, कार्बन की चेन को क्या करना है, सेलेक्ट करना है। क्या करना है आपको, कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना। तो ये मैंने कार्बन की चेन को क्या कर लिया, सेलेक्ट, क्योंकि एक ही कार्बन की चेन है इसमें, क्या है एक ही कार्बन की चेन है, ये मैंने कार्बन की चेन को क्या कर लिया, सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे क्या करनी है बेटा, नंबरिंग करनी है। अब नंबरिंग किधर से करूं, जहां से फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है वहीं से नंबरिंग करनी है। तो ये मैं नंबरिंग कर रहा हूं यहाँ 1 2 3 4, ये हो गया 5। और नंबरिंग करने के बाद आपको नाम लिखना है। चलो फॉर्मेट कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, साइक्लिक नहीं, साइक्लो नहीं लगेगा, सीधी बात आएगी इस पर वर्ड रूट पर। तो कितने कार्बन है 5, तो मैं क्या लिखूंगा पेंट, पेंट लिख दिया। अब आपको क्या लिखना है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, और एल्किन है, कौन डबल बॉन्ड है तो एल्किन हो गया। तो एल्किन का क्या यूज होता है, इन। तो मैंने यहां कौन से कार्बन पर है, थर्ड कार्बन, तो मैंने यहां लिख दिया थर्ड इन, और 1 क्या लिख दूंगा
ओइक एसिड, क्योंकि इसका सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। आगे देखो, आगे सल्फोनिक एसिड की बात है। किसकी बात है, सल्फोनिक एसिड की स्ट्रक्चर कैसे होती है वो मैं आपको समझा दूं। एस डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ये किसकी स्ट्रक्चर है, सल्फोनिक एसिड की। इसका प्रीफिक्स होता है सल्फो और सफिक्स होता है सल्फोनिक एसिड। सफिक्स क्या होता है इसका, सल्फोनिक एसिड। अब इसका अपन नाम की बात करें तो कार्बन की चेन को सेलेक्ट करें तो यहां मुझे कार्बन की एक ही चेन मिली है और सबसे कम नंबर कार्बन मुझे प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को देना, तो मैं यहां से स्टार्ट कर दिया 1 2 3 और 2 कार्बन पर सब्स्टिट्यूएंट आ रहा तो यहां लिख दूंगा 2 क्लोरो। 2 क्लोरो, 3 कार्बन है तो मैं लिख दूंगा प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैं लगा दूंगा एन। और आगे फर्स्ट कार्बन पर मतलब प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है तो मैं लिख दूंगा 1 सल्फोनिक। क्या होता है सफिक्स इसका, सल्फोनिक एसिड होता है तो मैं लिख दूंगा 1 सल्फोनिक एसिड लिख दूंगा। तो ये इस कंपाउंड का नाम हो गया। तो आई होप आपको सल्फोनिक एसिड के बारे में भी समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो, अगला है भाई एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड की स्ट्रक्चर कैसे होती है मैं आपको बता दूं, ये होती है सी डबल बॉन्ड ओ ओ सी डबल बॉन्ड ओ, ये होता है एनहाइड्राइड। तो इसका प्रीफिक्स होता ही नहीं है। इसका क्या होता है, प्रीफिक्स तो होता ही नहीं है। सफिक्स की बात करें तो सफिक्स होता है ओइक एनहाइड्राइड, ओइक एनहाइड्राइड। अब क्या होता है, एनहाइड्राइड का नाम लिखना थोड़ा सा अपन अलग टाइप से लिखते हैं। क्या होता है, अलग टाइप से। अब मैं इसको पहले कन्वर्ट करूंगा, इसको मैं पहले किससे, H2O से रिएक्शन करवाऊंगा, किससे, H2O से, फिर इसका नाम लिखूंगा ताकि इजी रहता है। इसको पहले अपन किस में चेंज करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करेंगे, फिर उसका नाम लिखते हैं। तो देखो यहां इसको मैंने मान लो ये H2O किस में टूट जाएगा, H प्लस OH माइनस में टूट जाएगा, किस में, H प्लस OH माइनस। अब मैं कहीं से भी एक जगह से बॉन्ड, यहां से मैंने बॉन्ड को तोड़ दिया तो यहां पर क्या आ जाएगा बेटा, ऑक्सीजन पर तो आ जाएगा नेगेटिव और यहां पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब जो नेगेटिव वाला पार्ट कहां चला जाएगा, पॉजिटिव के पास, और पॉजिटिव वाला पार्ट कहां चला जाएगा, नेगेटिव के पास। तो ये कैसे लिखेंगे इसको देखो, तब मैं इसको लिखूंगा CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा क्या हो गया, और एक बन गया इसका आपके CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड मिले, कौन कौन से, एक तो एथेनोइक और एक प्रोपेनोइक। अब कैसे नाम लिखेंगे, तो ई पहले आता है या पी, तो ई पहले आता है तो मैं लिखूंगा एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम कैसे लिख दूंगा, एथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। ये समझ में आ गया होगा आपको। तो एनहाइड्राइड का थोड़ा नाम लिखना थोड़ा अलग तरीका होता है। अब देखो ये एक और है, इस एग्जांपल को देखो। इस एग्जांपल में आप पहले इसको क्या, वाटर से रिएक्शन करवा दो तो वाटर H प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। मैं कहीं से भी एक जगह यहां से बॉन्ड तोड़ दूं तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज्यादा होती है तो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, तो इसलिए यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब देखो, तो अब OH H वाला नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव के पास चला जाएगा और पॉजिटिव वाला पार्ट किसके पास चला जाएगा, नेगेटिव के पास। तो क्या बना, HC डबल बॉन्ड OH और ये क्या बना, ये HC डबल बॉन्ड OH, दोनों सेम बने और एक कार्बन है तो मैं इसे क्या बोल दूंगा, मैथेन। एक कार्बन को मैथेन, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ओइक एसिड हो जाएगा। तो दोनों सेम है तो मैं डबल वार नहीं लिखूंगा कि मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एनहाइड्राइड, मैथेनोइक एनहाइड्राइड, डबल वार नहीं। यदि सेम बन रहे तो एक बार ही लिख दूंगा। क्या लिखूंगा मैं, इसका नाम, इसका नाम हो जाएगा मैथेन ओइक एनहाइड्राइड। थोड़ा स्पेस कम आ तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। चलो आगे देखो, ये एनहाइड्राइड का आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो अगला कुछ अलग टाइप है। अगला कौन सा है, एस्टर की बात करते हैं। एस्टर की स्ट्रक्चर कैसे होती है, C डबल बॉन्ड OR। सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेन पार्ट होता है एस्टर का, जो ये होता है ना, ये होता है मेन पार्ट, और ये वाला कौन सा होता है, सब्स्टिट्यूएंट पार्ट। तो पहले कभी भी एस्टर का नाम लिखेंगे पहले इसको फ्री करेंगे, R वाली वैलेंसी को क्या कर देंगे बेटा अपन, फ्री कर देंगे। तो इसके सफिक्स क्या होता है, एल्किल ओएट। सफिक्स तो क्या हो जाता है, एल्किल ओएट। प्रीफिक्स इसके 2 होते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, 2। बहुत ही मतलब अच्छे लेवल की ये मैं आपको IUPAC समझा रहा हूं। अब इसमें देखो, एल्केनोइल ऑक्सी, यदि ये PCC का मतलब कौन सा है, जो प्रिंसिपल कार्बन चेन को अपन सेलेक्ट करेंगे, उस प्रिंसिपल कार्बन चेन से यदि उस एस्टर का यदि O जुड़े,
ओ से एस्टर यदि ओ से प्रिंसिपल कार्बन चेन से जुड़े तो अपन क्या लगाएंगे, एल्केनॉयल ऑक्सी, क्या प्रीफिक्स यूज लेंगे, एल्केनॉयल ऑक्सी। अब इसको याद कैसे करें, ये कौन सा हो गया, आर को एल्क बोलता है, ये कार्बोनिल का ओएल, तो ये हो गया एल्केनॉयल, और एक ऑक्सीजन को क्या बोल देंगे बेटा, ऑक्सी बोल देंगे, तो इसका नाम क्या हो गया, एल्केनॉयल ऑक्सी प्रीफिक्स हो गया। यदि एस्टर कार्बन से जुड़े पीसीसी से तो अपन क्या बोल देंगे, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो देखो एल्कोक्सी कौन सा हो गया, ये हो गया एल्कोक्सी, और ये सी डबल बॉन्ड ओ को अपन वैसे भी क्या बोलते हैं, कार्बोनिल, तो ये क्या हो गया, एल्केनॉयल, ये तो हो गया एल्केनॉयल ऑक्सी, ये होगा एल्कोक्सी कार्बोनिल। अब इसका अपन एग्जाम्पल से बात करें, देखो एग्जाम्पल लेते हैं। अब ये आया आपके सामने, मैंने एग्जाम्पल लिया, प्रीफिक्स कैसे यूज लेते हैं। तो देखो सबसे पहले कार्बन की चेन को मुझे सेलेक्ट करना है, तो कार्बन की चेन में देखो यहां दो, अब देखो वो सीरीज काम आएगी, यहां एक और दो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप, दो फंक्शनल ग्रुप आपके सामने है, तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा, जो सीरीज में टॉप पर आएगा। तो ये आपको पता है टॉप पर कौन आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, तो ये तो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो गया। और ये क्या, अब इसको अपन किसके रूप में लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट, और सब्स्टिट्यूएंट का हमेशा आपको पता है क्या यूज लेते हैं अपन, प्रीफिक्स। अब कौन सा प्रीफिक्स यूज लेंगे वो अभी अपन यहां देखेंगे। समझ में आया नहीं आया, चलो अब अपन नंबरिंग करते हैं। अब क्या करते हैं बेटा, नंबरिंग। अब नंबरिंग कहां से करेंगे, ये कार्बन की चेन सेलेक्ट करते हैं अपन, यहां से मैंने सिलेक्शन स्टार्ट किया, कार्बन की चेन को प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए यहां तक आया, मैं कहां आया, यहां, और यहां से मैं सीधा चला जाऊंगा कहां, डबल बॉन्ड को लेकर शामिल कर लिया मैंने। चलो अब बारी आई किसकी, नंबरिंग की। अब मैं नंबरिंग करूंगा। अब नंबरिंग तो आपको पता ही है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर 1 2 3 4 5 और 6, ये मैंने क्या कर दी बेटा, नंबरिंग कर दी। अब नंबरिंग करने के बाद आपको क्या लिखना, नाम। तो सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है यहाँ पर, सब्स्टिट्यूएंट कौन सा है, मैंने आपको क्या बताया था अभी, कौन सा, अब पहले ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा, ये फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूएंट के रूप में काम करेगा। और इस सब्स्टिट्यूएंट का अपन क्या यूज लेते हैं, देखो अभी मैंने आपको बताया था इसका क्या यूज लेना है, यदि O से जुड़ा है तो अपन क्या लेंगे, एल्केनॉयल ऑक्सी लेंगे, क्या यूज लेंगे, एल्केनॉयल ऑक्सी। तो फॉर पर अपन क्या लिख देंगे, फॉर एल्केनॉयल ऑक्सी, कितने कार्बन है, दो, एल्केन कितने कार्बन, एल्किल ग्रुप कितने, दो कार्बन है, तो मैं एथेनॉयल ऑक्सी बोल दूंगा। तो मैं लिखूंगा फॉर एथेनॉयल, फॉर एथेनॉयल ऑक्सी। अब बस सब्स्टिट्यूएंट को लिख दिया मैंने। अब सब्स्टिट्यूएंट के बाद में आप वर्ड रूट लिख दो, क्योंकि कंपाउंड साइक्लिक तो है नहीं, तो अपन डायरेक्ट वर्ड रूट लिखने। तो वर्ड रूट में टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने बेटा, 6, 6 को मैं क्या बोलूंगा, हेक्स। हेक्स लिखने के बाद कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड, कंपाउंड है आपका अनसैचुरेटेड, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया, और एल्किन है, और एल्किन का सफिक्स क्या होता है, इन होता है। तो मैं यहां लिखूंगा हेक्स, कितने कार्बन है, 5 कार्बन पर मैं लिखूंगा 5 इन, और 1 पर क्या है, ऑइक एसिड, 1 पर ऑइक एसिड। ये हो गया, देखो अपन के बहुत अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया आपको, बहुत इजी है ना। तो आईयूपीएससी से आज से मैं आई होप, मैं आशा करता हूं और मुझे विश्वास है कि आईयूपीएससी का डाउट आज से आपके दिमाग से बाहर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। चलो अगला देखो, अगला एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल में क्या है, इस एग्जांपल में देखो, इस एग्जांपल में तो आपका ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड। और इस एग्जांपल में क्या ऐड हो रहा है बेटा, कार्बन ऐड हो रहा है। कार्बन से, जब कार्बन से ऐड हो एस्टर, तो मैंने आपको बताया कौन सा प्रीफिक्स यूज लेना, जब कार्बन से ऐड हो पीसीसी से, तो आपको एल्कोक्सी कार्बोनिल, आपको क्या यूज लेना, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो देखो अब पहले नंबरिंग कर दो, कार्बन की चेन तो एक ही, अब नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5। अब देखो 3 पर क्या है, कार्बन से जुड़ रहा है, तो अपन एल्कोक्सी कार्बोनिल लेंगे। तो ए कार्बन है तो मैं क्या लिख दूंगा, सबसे पहले लिखूंगा 3, ए कार्बन है तो मैथोक्सी लिख दूंगा। ए कार्बन है, देखो एक ही कार्बन है तो मैं इसको तो लिख दिया मैथोक्सी, और इसको क्या लिख दूंगा, कार्बोनिल। तो 3 मैथोक्सी, 3 मैथोक्सी कार्बोनिल। अब टोटल कार्बन कितने होंगे, 5 हो गए, तो 5 को मैं क्या लिख दूंगा, पेंट। अब देखो कार्बन कार्बन के बीच में इसमें भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ये तो इन आ जाएगा। पेंट कितने कार्बन पर, 4 कार्बन पर, मैं लिख दूंगा 4 इन, क्या लिख दूंगा, 4 इन। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड, कौन से नंबर पर, 1 पर, तो मैं लिख दूंगा यहां 1 ऑइक एसिड। देखो अब देखो बताओ मजा आया है या नहीं आया, इसमें मजा तो आना ही चाहिए। मैंने आपको बहुत ही एक शॉर्टकट में आपको मैंने इतने शानदार चीज समझा दी है। मजा आया तो लाइक करो, कमेंट करो और मुझे बताओ। अब देखो एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये ऐसी होती है, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। चलो एक मिनट, ये मैं
ये कलर इस पर नहीं दिखेगा, मैं दूसरा कलर यूज ले रहा हूं। हाँ, एसिड हैलाइड की स्ट्रक्चर ऐसी होती है, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स, ऐसी होती है, सी डबल बॉन्ड ओ एक्स। अब देखो इसका प्रीफिक्स क्या होता है, इसका प्रीफिक्स होता है हेलो फॉर्मिल, प्रीफिक्स तो होता है हेलो फॉर्मिल, और सफिक्स क्या यूज लेता है, ऑयल हैलाइड। सफिक्स क्या यूज लेंगे बेटा, ऑयल हैलाइड। अब देखो अपन नोमेनक्लेचर करता है इस नाम का, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कार्बन की चेन को सेलेक्ट करूंगा, और मुझे एक ही कार्बन की चेन दिखाई दे रही है, तो मैंने कार्बन की चेन को इसको सेलेक्ट कर लिया ऐसे। ये कार्बन की चेन अपन के सेलेक्ट हो गई। सिलेक्शन के बाद नंबरिंग कर दो, और नंबरिंग तो यहीं से होगी 1 2 3 4। चलो नंबरिंग हो गई, तो सब्स्टिट्यूएंट क्लोर, ये आपके पास में क्या सब्स्टिट्यूएंट है, तो इसको लिखो 2 क्लोरो हो गई। अब वर्ड रूट 4 कार्बन है तो मैं ब्यूट लिख दूं, और 3 कार्बन पर इन आ रहा तो मैं इन लिख दूं, और यहां ऑयल हैलाइड, क्या लिखना आपको, ऑयल हैलाइड। तो मैं क्या, ये कार्बन, अब कितने कार्बन हो गए, ब्यूट 3 इन ऑयल 1, यहां क्या लिखेंगे अपन, 1 लिखेंगे, यहां इन लिख दिया। अब देखो 1 कार्बन पर आ रहा ना ये, तो 1 ऑयल हैलाइड कौन सा है, ब्रोमीन है, तो अपन लिख देंगे यहां ब्रोमाइड। ये आपका इसका नाम हो गया। इजी है ना, एकदम समझ में आ गया होगा। चलो अगला फंक्शनल ग्रुप कौन सा है देखते हैं। अगला फंक्शनल ग्रुप है एमाइड, और एमाइड की स्ट्रक्चर की बात करें अपन तो ऐसा होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू। क्या होता है, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच टू होता है, या मैं NH2 भी लिख सकता हूं, या फिर मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, सी डबल बॉन्ड ओ एन आर आर। एक अलग अलग भी आर हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं, जैसे मैंने ये देखो, ये एल्किल ग्रुप है ना, ये CH3 से सेम है, और अलग अलग भी हो सकते हैं, यहाँ मैं C2H5 ले लूँ, यहाँ CH3 ले लूँ। तो इसके प्रीफिक्स की बात करें तो ये प्रीफिक्स होता है कार्बोएमाइल, और सफिक्स की बात करें तो सफिक्स होता है इसका एमाइड। तो चलो अपन नाम लिखते हैं इसका। तो कार्बन की चेन कहाँ से होगी, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 2 कार्बन की चेन है, मैंने नंबरिंग की 1 और 2। ये भी देखो, इसमें ये मेन पार्ट होता है, एमाइड में ये मेन पार्ट होता है, और सबसे पहले किसको, इस N को फ्री करते हैं। क्या करते हैं, N को फ्री। तो यहां N पर क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, तो मैं लिखूंगा N, डाई मिथाइल। क्या लिख दूंगा, डाई मिथाइल। 2 कार्बन है तो क्या लिख दूंगा, एथेन, और इसका सफिक्स क्या होता है, एमाइड, तो एथेन एमाइड। एक मिनट हो, थोड़ी यहां ज्यादा ही थोड़ा मैंने इंग्लिश हाई लिख दी। यहां देखो, इथाइल एथेन एमाइड। चलो, तो अब ये भी आपके एमाइड का भी नाम समझ में आ गया होगा कैसे लिखते हैं। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट बात करें अपन एल्डिहाइड की, तो एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर होती है सी डबल बॉन्ड ओ एच। क्या होती है, सी डबल बॉन्ड ओ एच, इसे वो एल्डिहाइड बोलते हैं। तो इसका प्रीफिक्स होता है फॉर्मिल, और सफिक्स होता है एल। तो अपन नाम लिखते हैं, तो 1 2 3, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो लिखूंगा मैं प्रोपेन 1L, ये इसका नाम हो गया। तो आपको ये एल्डिहाइड के भी नाम समझ में आ गए होंगे। अगला देखो, अगला आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड। अब अपन को किसके नाम लिखने, साइक्लिक कंपाउंड के नाम लिखेंगे। अब वो तो असाइक्लिक कंपाउंड थे, अब साइक्लिक कंपाउंड। तो देखो पहला रूल क्या होता है, इफ गिवन कंपाउंड, इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा दूंगा, ठीक है। रूल नंबर 1 है, इफ गिवन कंपाउंड कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन। ये बोल रहा है कि आपको ऐसा कंपाउंड दे रखा है जिसमें कॉम्बिनेशन हो, किस किस के, ओपन पार्ट का और क्लोज पार्ट का। तो आपको क्या करना, हाइड्रोकार्बन मैन पार्ट इज सेलेक्टेड अकॉर्डिंग टू गिवन सीरीज। अब इसमें से मैन पार्ट कौन होगा और सब्स्टिट्यूएंट पार्ट कौन सा होगा, यदि आपको ओपन पार्ट और क्या दे दे, क्लोज पार्ट में। तो मैन पार्ट वो होगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, क्या होगा, या फिर मल्टीपल बॉन्ड होगा, या फिर नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा होंगे। और यदि ये तीनों दोनों कंडीशन नहीं हो और नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इक्वल हो जाए, तो अपन क्या करेंगे, रिंग को देंगे। कि कौन सी यूज लेंगे अपन, रिंग को मैन पार्ट मानेंगे। चलो पहले तो मुझे इसमें बता दो कौन कौन मैन पार्ट कौन सा होगा। देखो इस पार्ट में 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो इसमें 6 कार्बन है। देखो प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप है ही नहीं, मल्टीपल बॉन्ड है ही नहीं, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन पीसीसी में यहाँ 6 आ रहे हैं, यहाँ 5 आ रहे हैं। तो मेरा मेन पार्ट तो ये हो गया,
ये मेन पार्ट हो गया, और इसे मैं क्या बोल दूंगा, प्रतिस्थापी सब्स्टिट्यूएंट पार्ट बोल दूंगा। ये होगा प्रतिस्थापी भाग यानी सब्स्टिट्यूएंट पार्ट हो गया। समझ में आया नहीं? मैं आपको एक बार हिंदी में और ट्रांसलेट करके बता दूं इस रूल को, कि यदि कंपाउंड में ओपन चेन और क्लोज चेन के दो पार्ट आ जाए तो आपको कौन सा पार्ट को मेन पार्ट मानोगे? उस पार्ट को मैं मेन पार्ट मानूंगा जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो, मल्टीपल बॉन्ड हो, नंबर ऑफ कार्बन एटम ज्यादा हो। यदि नंबर ऑफ कार्बन एटम भी इक्वल हो जाए तो फिर मैं लास्ट में किसको, रिंग को मान लूंगा। तो यहां तो मैं, यहां 6 कार्बन आ रहे हैं रिंग के और इसमें 5 आ रहे हैं, तो 6 वाले को मैंने मेन पार्ट मान लिया। अब नंबरिंग कर दो, तो नंबरिंग तो यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, मैंने नंबरिंग कर दी। तो अब देखो 1 2 3 4 5, 1 नाम क्या हो जाएगा, 1 पेंटाइल। अब देखो ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, अब इसका यहाँ प्राइमरी प्रीफिक्स लगेगा क्योंकि कंपाउंड कैसा, साइक्लिक, तो मैं लिखूंगा साइक्लिक 1 पेंटाइल साइक्लो। 6 कार्बन है, हेक्स, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन, ये हो गया इसका नाम। इजी है ना? अब देखो दूसरे एग्जाम्पल में, देखो इसमें मेन पार्ट कौन सा होगा, तो मेन पार्ट आपको वो सेलेक्ट करना है जिसमें प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हो। हाँ, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इसमें है, एल्कोहल है, तो ये मेन पार्ट होगा। ये आपका क्या हो गया बेटा, मेन पार्ट हो गया। और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट पार्ट हो गया, प्रतिस्थापी। तो मैं यहां से नंबरिंग स्टार्ट करता हूं 1। हाँ, कोई बोलेंगे सर नंबरिंग कम से कम नंबर देनी है प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को, तो यहां से स्टार्ट करूंगा? नहीं बेटा, जब वहां से उसी कार्बन से, जब यदि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप कार्बन युक्त हो तो वहां से नंबरिंग अपन स्टार्ट करेंगे। ये तो कार्बन युक्त प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप नहीं है, यानी इसको कम से कम नंबर देने की कोशिश करनी है। तो देखो यहां से नंबरिंग करूंगा 1 2 3 4, तो यही है 3 पर, ये 3 से ये जुड़ा हुआ है, ठीक है। हाँ, तो ये हो गए 3। अब देखो 3 पर कौन जुड़ा, ये मेन पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया, सब्स्टिट्यूएंट। तो सब्स्टिट्यूएंट को पहले लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 3 साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक कंपाउंड है तो 3 साइक्लो हेक्सिल, क्योंकि एक वैलेंस इसकी फ्री हो गई, यहां तो हेक्सिल बन गए ये भी। और अब क्या हुआ, प्रोपेन, 1 2 3, 3 कार्बन की चेन है तो मैं यहां लिख दूंगा प्रोपेन, यहां क्या लिख दूंगा, प्रोप। और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो मैंने एन लगा दिया। और आगे 2 पर क्या है, ऑल है। इसका एल्कोहल का क्या होता है, प्रीफिक्स होता है हाइड्रोक्सी और सफिक्स होता है ऑल, तो मैं क्या लिख दूंगा, यहां लिख दूंगा 2 ऑल। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, आई होप समझ में आ गया होगा। चलो आगे देखो, अब रूल नंबर 2 है। रूल नंबर 2 बोल रहा है कि इफ प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू कार्बन एटम ऑफ रिंग तो देन इट कंसिडर्ड, इसको अपन मानेंगे इज ए पार्ट ऑफ रिंग नॉट ए सेपरेट पार्ट। ये बोल रहा है कि यदि फंक्शनल ग्रुप उस रिंग के डायरेक्ट कार्बन से जुड़ रहा है, इस रिंग से डायरेक्ट कार्बन से जुड़ रहा है, तो इस फंक्शनल ग्रुप को अपन इस रिंग का पार्ट ही मानेंगे, ना कि इसको अलग सेपरेट पार्ट मान लेंगे। तो सेपरेट पार्ट नहीं मानेंगे तो अब इसका नाम कैसा हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा इसका, इसको मैं क्या मान लूंगा, 1 मान लूंगा। या फिर आप लिख दो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड लिख दो, तो मैं क्या लिख दूंगा इसका, तो अब इसको मैं लिख दूंगा साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या सर ओइक एसिड क्यों नहीं, ओइक एसिड जब यूज लेते हैं जब कार्बन होता है ना वो चेन, कार्बन की चेन में सेलेक्ट हो, क्योंकि ये तो इससे डायरेक्ट जुड़ा है तो कार्बन की चेन तो ये हुई है, तो अपन इसे क्या लिखेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड लिखेंगे, ठीक है। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की बात करें अपन, वो साइक्लिक हो गए, एलिसाइक्लिक हो गए, अब एरोमेटिक कंपाउंड की बात आई। एरोमेटिक कंपाउंड में फर्स्ट रूल है अपन का कि कॉमन नेम ऑफ सम कंपाउंड हैज बीन रिटन इन आईयूपीएसी सिस्टम, यानी कुछ ऐसे कंपाउंड है जिनके कॉमन नेम ही क्या होते हैं, आईयूपीएसी में रिटन होते हैं, लिखते हैं अपन कुछ कॉमन नेम को। देख जैसे इसे क्या बोलते हैं अपन, इसे बोलता है टोलोइन, इसे क्या बोलता है टोलोइन, इसे टोलोइन बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं बेटा, बेंजीन बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, बेंजीन। और इसे क्या बोलेंगे अपन, एनिलीन बोलेंगे, इसको क्या बोल देंगे, एनिलीन। ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो मैंने आपके सामने लेके आ गया, इनको इंपॉर्टेंट को इसे अपन बोल देंगे एनिलीन, ये हो गया एनिलीन। और इसे क्या बोलते हैं, जब बेंजीन के ऊपर OH जुड़ा हुआ तो इसे अपन बोलते हैं बेटा फिनोल, क्या बोलते हैं, फिनोल बोल देते हैं, इसे क्या बोल देंगे अपन, फिनोल बोल देंगे। तो ये कुछ जो कॉमन नेम थे जिनको अपन आईयूपीएसी नाम में लिखते हैं, मैंने आपको बता दिए। अब देखो रूल नंबर 2 है एरोमेटिक, इफ गिवन कंपाउंड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन चेन एंड क्लोज चेन
तो हाइड्रोकार्बन देन एक्सेप्ट इथाइल एंड मिथाइल, एक्सेप्ट यानी इथाइल, इथाइल और मिथाइल इन दोनों को छोड़कर बेंजीन बिहेव एज ए मेन पार्ट इन केस बेंजीन बिहेव एज ए सब्स्टिट्यूएंट एंड फिनाइल प्रीफिक्स यूज। ये बोल रहा है, ये रूल बोल रहा है कि यदि एरोमेटिक कंपाउंड में भी क्लोज पार्ट आ जाए और ओपन पार्ट आ जाए, तो क्लोज पार्ट और ओपन पार्ट में आपको क्या करना है, जो इथाइल और मिथाइल आ जाए, क्या करना, इथाइल और मिथाइल आ जाए, तो बेंजीन बिहेव एज ए मेन पार्ट, इसमें क्या करेगा, बेंजीन मेन पार्ट होगा, इसमें क्या हो जाएगा बेटा, मेन पार्ट। और इनके अलावा बेंजीन बिहेव कैसा करेगा, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में। जैसे इसको छोड़कर इसमें इसकी बात करें अपन, तो इसमें यहां कैसा बेंजीन बिहेव करेगा, सब्स्टिट्यूएंट के रूप में, प्रतिस्थापी के रूप में यहां होगा। तो यहां तो बेंजीन कैसा हो गया बेटा, मेन पार्ट, यहां बेंजीन हो गया मेन पार्ट, और यहां क्या हो जाएगा, बेंजीन सब्स्टिट्यूएंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूएंट, प्रतिस्थापी के रूप में होगा यहां। क्योंकि मैंने एक्सेप्शन लिखा, इथाइल और मिथाइल का एक्सेप्शन होता, तो इसका क्या होगा नाम, यहां क्या लिखूंगा, मिथाइल बेंजीन लिख दूं मैं, मिथाइल बेंजीन, और इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल बेंजीन। अब देखो यहां क्या होगा, यहां होगा मेन पार्ट, ये होगा, तो मैं यहां से नंबरिंग 1 2 3, और बेंजीन में से जब एक वैलेंसी फ्री हो तो उसे अपन क्या बोलते हैं बेटा, फिनाइल बोलते हैं। तो मैं यहां लिखूंगा 1 फिनाइल प्रोपेन, ये आपका ये नाम हो गया। तो आपको समझ में हो गया, इफ कंपाउंड हैज कॉम्बिनेशन ऑफ ओपन पार्ट एंड क्लोज, तो हाइड्रोकार्बन देन एक्सेप्ट इथाइल एंड मिथाइल बेंजीन बिहेव एज ए मेन पार्ट, इन दिस केस बेंजीन बिहेव एज ए सब्स्टिट्यूएंट एंड फिनाइल प्रीफिक्स यूज। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। अगला देखो, अगला, एनी पार्ट हैविंग फंक्शनल ग्रुप देन इट कंसिडर्ड एज ए मेन पार्ट। ये रूल बोल रहा है कि कोई भी पार्ट, ओपन पार्ट हो, क्लोज पार्ट हो, कोई भी पार्ट हो, जिस पार्ट से फंक्शनल ग्रुप ऐड होगा वही हमारा मेन पार्ट होगा। तो देखो अब इसमें ये यहाँ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, तो ये अपन का मेन पार्ट हो गया, और इसे अपन क्या मान लेंगे, सब्स्टिट्यूएंट मान लेंगे। अब नंबरिंग की बात आई इसमें, तो नंबरिंग कहां से करेंगे बेटा, यहां से 1 2 3 4, तो मैं लिखूंगा 4 प्रोपाइल साइक्लो, 4 प्रोपाइल बेंजीन, बेंजीन 1 ऑल, बेंजीन 1 ऑल, ये इसका नाम हो गया। तो इजी नाम है ना इनके भी नाम। चलो आगे देखो, आगे आगे आपके अगला टॉपिक आ गया, इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं। तो देखो अपन इस स्लाइड पर समझते हैं इसको, हाँ ये आगे, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सनई, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन सनई, हिंदी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सनई। और न्यूक्लियोफाइल्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, नाभिक सनई, क्या बोलते हैं इनको, नाभिक सनई। इसको बोलते हैं नाभिक सनई। तो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रोफाइल्स वो स्पीसीज होगी जो इलेक्ट्रॉन को लाइक करती है, जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करती है, वो स्पीसीज को अपन क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। क्यों पसंद करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल्स के ऊपर क्या चार्ज होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब यह है कि यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, और इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसलिए वो किसको पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन लिविंग स्पीसीज को अपन क्या बोल देंगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स बोल देंगे। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, यानी कि इलेक्ट्रॉन इनकी यहाँ कमी है, तो कौन ऐसी स्पीसीज जहां इलेक्ट्रॉन की कमी, तो यहां लिख देंगे इलेक्ट्रॉन की कमी, वो होंगे इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज यानी इलेक्ट्रॉन को पसंद करता है, इलेक्ट्रॉन को लाइक करता है, इलेक्ट्रॉन को पसंद करना। जो स्पीसीज जो इलेक्ट्रॉन को पसंद करती है वो उन्हें क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स। जो जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी भी होते हैं उन्हें भी अपन क्या बोल देंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स। अब देखो एग्जांपल, जैसे H+ है, हेलोजन पर पॉजिटिव चार्ज, एल्किल ग्रुप पर पॉजिटिव चार्ज, NO2 पर पॉजिटिव चार्ज आ जाए, तो ये सारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे। ये सारे क्या होंगे बेटा, इलेक्ट्रोफाइल्स हो जाएंगे। अब देखो, अब न्यूक्लियोफाइल्स की बात करें अपन, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, जो नाभिक सनई। तो नाभिक सनई को यानी ये नाभिक को लाइक करते हैं, न्यूक्लियस को लाइक करते हैं। क्यों, क्योंकि इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और नाभिक के ऊपर क्या होता है बेटा, नाभिक में कौन सा चार्ज होता है, न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्योंकि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज होते हैं, ये नाभिक को पसंद करते हैं, और इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच यानी इलेक्ट्रॉन के धनवान होते हैं, क्योंकि इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, क्योंकि यहाँ नेगेटिव चार्ज है यानी कि इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो ये ऐसे कुछ स्पीसीज होती है जो सर आपके हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसा बनेगा यहाँ से, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, या तो आपसे कोई एग्जांपल पूछ लेगा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इलेक्ट्रोफाइल्स, ये पूछ लेगा, या आपको ऐसा सेंटेंस दे देंगे कि इलेक्ट्रोफाइल्स के लिए कौन सा
पॉइंट सही है, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं, ऐसे क्वेश्चन बनेंगे इसमें से। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक था आपके लैब अटेंडेंट में जो मैंने करवा दिया। अब टाइप ऑफ रिएक्शन की बात करें, ये भी टॉपिक है आपके जो इस सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक में, इसमें ये भी टाइप ऑफ रिएक्शन। तो कितने टाइप्स की रिएक्शन होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में? तो मेनली आपको 3, एडिशन रिएक्शन, योगात्मक, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन, अभिक्रिया, ये 3 रिएक्शन है। अब इन एक एक रिएक्शन को अपन आराम से पढ़ते हैं। तो पहली क्या है? एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है? रिएक्टेंट एंड रिएजेंट विल ऐड टू फॉर्म प्रोडक्ट इज नोन एज एडिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? ये रिएक्टेंट होता है। ये क्या होता है? रिएक्टेंट। इसे क्या बोलूंगा मैं? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? क्रियाकारक। क्या बोलते हैं? क्रिया कारक। और ये क्या? बी क्या है? रिएजेंट। इसे क्या बोल देंगे? रिएजेंट। हिंदी में बोलते हैं इसको अभिकर्मक। क्या बोलते हैं? अभिकर्मक बोल दें। जब ये दोनों ऐड होकर ये कंपाउंड बना दिया, इसे क्या बोल देंगे? प्रोडक्ट बना। ये क्या हो गया? अपन का प्रोडक्ट। यानी कि कोई दो चीजें ऐड होकर प्रोडक्ट बनाए तो उसे अपन क्या, कौन सी रिएक्शन बोलेंगे? एडिशन रिएक्शन। प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं उत्पाद। इसे क्या बोलते हैं? उत्पाद। तो ये अपन का बन गया उत्पाद। तो अब ये भी कितने टाइप्स की होती है? एडिशन रिएक्शन भी 2-3 टाइप्स की होती है, अपन एक एक करके पढ़ते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, EAR, इसे शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? EAR, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। यानी कि पहले कौन अटैक करेगा? इलेक्ट्रोफाइल चले अटैक करेगा, तो पहला इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, इसलिए अपन क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन से कंपाउंड देते हैं? एल्किन और एल्काइन। एग्जाम में कैसे पूछते हैं? यहां से क्वेश्चन पूछेंगे कि एल्किन और एल्काइन कौन से रिएक्शन देते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन आर गिवन बाई एल्किन और एल्काइन। निम्न में से कौन सी अभिक्रियाएं हैं जो एल्किन और एल्काइन देते हैं? तो अपन को बोलेंगे यदि एल्किन और एल्काइन है तो इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन भी देते हैं। अब देखो कौन कौन सी। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल क्यों अटैक करता है? पहले यहाँ इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि यहाँ देखो H है ना, ये प्लस और ये माइनस में टूट जाता है, आपको पता है, और H प्लस बन गया, तो अब ये क्या? इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये यदि यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा है, एल्किन में यहाँ डबल बॉन्ड में क्या होती है? यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा। यदि ये नेगेटिव चार्ज पहले Br माइनस यहाँ पर पहले अटैक नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इस पर भी नेगेटिव चार्ज और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो नेगेटिव चार्ज आपस में क्या हो जाएंगे बेटा? रिपेल हो जाएंगे, इसलिए ये अटैक यहाँ नहीं करता। तो कौन अटैक करेगा? पहले अटैक करता है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल्स। कौन करता है अटैक? इलेक्ट्रोफाइल्स। और ये भी बॉन्ड कैसे टूटता है? एक की तरफ पॉजिटिव, एक की तरफ नेगेटिव। तो इसका कंपाउंड कैसे बनता है? जहां CH3 CH2Br, ये बन गया प्रोडक्ट। तो ये कैसे इलेक्ट्रोफाइल एडिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, कौन से कंपाउंड देते हैं? एल्किन और एल्काइन। चलो आगे नेक्स्ट स्लाइड पर बात करते हैं। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR। यहां पहले कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल, इसलिए इसे कौन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखो यहाँ ये कौन से कंपाउंड देते हैं? कार्बोनिल कंपाउंड, जिसमें C डबल बॉन्ड O होता है, वो कौन से कंपाउंड होते हैं बेटा? कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड, कीटोन वगैरह। तो देखो इसमें क्या होता है? ये प्लस ये माइनस में टूटेगा। अब देखो यहाँ इलेक्ट्रोफाइल्स क्यों पहले अटैक करता है? यहाँ क्या होता है बेटा? जब इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए पहले ये क्या करेगा? अटैक करेगा यहाँ पर इसके एंटी बॉन्डिंग में। तो यहाँ एंटी बॉन्डिंग में अटैक करेगा, तो ये बॉन्ड इस टाइप इधर टूट जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज। तो अब देखो इसका कैसे बनेगा? यहाँ जुड़ जाएगा CN और यहाँ हो जाएगा OH। यहाँ क्या जुड़ जाएगा? OH, ऑक्सीजन, और ये आपस में यहाँ बॉन्ड बन जाएगा और H के बीच में। तो ये कौन से कंपाउंड देता है? कार्बोनिल कंपाउंड देता है। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, NAR, इसे अपन बोलते हैं शॉर्टकट में। अगली रिएक्शन कौन सी है? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन। ये कौन से कंपाउंड देते हैं? जब अपन एडिशन ऑफ HBr का करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ Ar2O2, कोई पेरोक्साइड के प्रेजेंस में अपन रिएक्शन करवाएं, एल्किन की रिएक्शन अपन किससे करवाएं? HBr से, पेरोक्साइड के प्रेजेंस पर, तो वो कौन सी रिएक्शन होगी? फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होगी। अब इसमें क्या होता? फ्री रेडिकल क्या होता? होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा। तो यहाँ होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज होगा, तो दोनों पर क्या आ जाएगा बेटा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, नहीं नेगेटिव चार्ज, सॉरी, यहाँ पर दोनों पर क्या आ जाएगा? डॉट, एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। और ये यहाँ से ये पेरोक्साइड क्या करेगा? इन दोनों को होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज करके ये ऐड हो जाएंगे, तो एक जगह हो जाए CH3 CH2Br, ये बन गया। तो ये फ्री रेडिकल कौन से देते हैं कंपाउंड? एल्किन देता है। जब HBr की रिएक्शन पेरोक्साइड के प्रेजेंस में हो तब फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन बोलेंगे उसमें। समझ में आया नहीं आया? अगली रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, विस्थापन, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है? एक अटैक करेगा, एक यहां से रिएजेंट अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप कहां निकल जाएगा? आउट हो जाएगा। लिविंग ग्रुप क्या हो जाता है? बाहर। तो यानी कि ये बी यहां अटैक करके इस लिविंग ग्रुप को यहां से हटा रहा है,
सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापित करा, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये भी कितने टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं, इसे बोलते हैं शॉर्टकट में बोलते हैं ESR रिएक्शन। अब क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफाइल्स यहाँ अटैक करेगा और H क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो ये अटैक करेगा और यहाँ से H क्या हो जाएगा, दफा, और यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा बेटा, E जुड़ जाएगा, और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ जाएगा और प्लस H प्लस क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। समझ में आया नहीं आया? तो ये कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड। जो बेंजीन वगैरह होते हैं ना, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। वही कंपाउंड कौन सी, ये रिएक्शन देंगे। चलो आगे देखो, आगे बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, यानी कि यहाँ पहले न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा, ये न्यूक्लियोफिलिक यहाँ अटैक करेगा और ये हेलोजन क्या हो जाएगी, आउट हो जाएगी। तो यहाँ R न्यूक्लियोफाइल ऐड हो जाएगा प्लस X माइनस बन जाएगा। तो ऐसे कौन से कंपाउंड होते हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, एल्किल हैलाइड। कौन से देते हैं, एल्किल हैलाइड कंपाउंड होते हैं ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। चलो आगे देखो, आगे बात करें अपन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो कौन सी रिएक्शन होगी जो फ्री रेडिकल, जब मैं एल्केन की रिएक्शन करवाऊं Cl2 से, यानी कि प्रकाश के प्रेजेंस में, म्यू के प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में, तो क्या होगा, फ्री रेडिकल, यानी यहां से बनेगा CH, ये टूटेगा, यहाँ CH3 डॉट बनेगा और प्लस H डॉट बनेगा, और ये Cl2 टूटेगा Cl डॉट में, तो बन जाएगा यहाँ CH3 Cl प्लस HCl बन जाएगा। तो ये कौन से कंपाउंड होते हैं, एल्केन होते हैं, जो क्या होता है, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं। अगली रिएक्शन की बात करें अपन, तो एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, इसे बोलेंगे रिमूवल ऑफ 2 एटम्स। इसमें इस रिएक्शन में क्या होता है, 2 एटम्स बाहर निकलते हैं, रिमूवल का मतलब बाहर निकलना, और ग्रुप टू फॉर्म एल्किन्स और एल्काइंस एज ए प्रोडक्ट इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, रिएजेंट अटैक करेगा, 2 ग्रुप बाहर निकलेंगे और एल्किन और एल्काइन बन जाता है। तो यहां तो क्या होगा, H होगा, और ये Cl और H दोनों यहां से बाहर होकर क्या बन जाएंगे, और OH यहां जुड़ जाएगा। देखो ये KOH किस में टूटेगा, K प्लस OH माइनस में, और K किसके साथ चला जाएगा, K यहां पर क्या है, और Cl यहाँ नेगेटिव है, तो यहां पर क्या हो जाएगा बेटा, ये तो एल्किन बन जाएगी, ये बन गया एल्किन, प्लस बन गया KCl प्लस H2O बन गया, क्या बन गया, H2। तो कौन से कंपाउंड हो गए जो एलिमिनेशन रिएक्शन देंगे, अपन एल्किल हैलाइड भी क्या होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन को देते हैं। तो ये 3 टाइप्स की आपकी रिएक्शन थी, मैंने आपके सामने एक्सप्लेन कर दी, और इनमें क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको समझ में आए हो गया। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, आपको पूछ लेंगे एल्किल हैलाइड क्या, एल्किल हैलाइड एलिमिनेशन रिएक्शन देता है क्या, एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, वो आपको मैंने समझा दिया। अब आई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। अब कौन सा इफेक्ट आया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट, जब आप प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, एक इंडक्टिव इफेक्ट, एक मेसोमेरिक इफेक्ट जिसे अपन रेजोनेंस भी बोलते हैं, और ये हाइपर कॉन्जुगेशन, और एक होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब इसमें से इसी स्लाइड से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि परमानेंट इफेक्ट कौन कौन सा होता है और टेम्पररी इफेक्ट कौन कौन से होता है। तो परमानेंट इफेक्ट होते हैं 3, इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट और हाइपर कॉन्जुगेशन। यहां से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में बना है। तो इंडक्टिव इफेक्ट को क्या बोलते हैं, प्रेरणिक प्रभाव, हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा, प्रेरणिक प्रभाव, और इसे रेजोनेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं, अनुनाद, इसे क्या बोलते हैं, अनुनाद, और हाइपर कॉन्जुगेशन को क्या बोलते हैं, अति संयुग्मन, इसे क्या बोलते हैं, अति संयुग्मन। तो आपको ध्यान में रखना परमानेंट इफेक्ट कौन कौन से होता है और टेम्पररी इफेक्ट कौन कौन से होते हैं। आगे देखो, अब अपन इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो ये क्या होता है, तो मैं आपको पहले इसको समझा देता हूं। क्या होता है, जब CH3 CH2 और Cl है, क्या बेटा Cl, अभी देखो Cl पर क्या होता है, इसकी नेगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। ये इंडक्टिव इफेक्ट जनरेट कब होता है, उत्पन्न कब होता है, जब 2 एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस ज्यादा हो, तब क्या, यहाँ क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो बॉन्ड में पोलैरिटी आ गई, इंडक्शन हो गया, पोलैरिटी आ गई। अब क्या करेगा, ये पॉजिटिव चार्ज है ना, अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो अब यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, पार्शियली डबल पॉजिटिव चार्ज, यहाँ आ जाएगा पार्शियली ट्रिपल डबल पॉजिटिव चार्ज। तो पूरे मॉलिक्यूल्स में चार्ज आ गया, थोड़ा थोड़ा करके पूरे मॉलिक्यूल्स में चार्ज का इंडक्शन हो गया, इसलिए बोलते हैं इसे इंडक्टिव इफेक्ट। ये किसमें, सिग्मा बॉन्ड में ऑपरेट होता है, पार्शियली चार्ज डेवलपमेंट होता है। देखो इसमें पार्शियली चार्ज डेवलपमेंट और डिस्टेंस डेवलपमेंट इफेक्ट, ये दूरी पर निर्भर करता है। ये इफेक्ट है ना, जो दूरी, इंपॉर्टेंट लाइन है, आता कौन सा इफेक्ट है जो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। तो दूरी पर कौन सा डिपेंड करता है आपका, इंडक्टिव इफेक्ट। तो दूरी पर, प्रेरणिक प्रभाव दूरी पर निर्भर करता है। अब अगली बात करें तो ये कैन बी नेग्लिजिबल,
आफ्टर थर्ड कार्बन, या नेग्लिजिबल आएगा, यानी कि 3 या 4 कार्बन से बाद इसका प्रभाव जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? जीरो हो जाता है। तो आफ्टर 3 कार्बन एटम्स के बाद में इस इफेक्ट का प्रभाव कैसा हो जाता है? जीरो हो जाता है। चलो आगे देखो, ये दो टाइप्स का होता है इंडक्टिव इफेक्ट। प्रेरणिक प्रभाव दो टाइप्स का होता है, एक प्लस आई इफेक्ट, एक होता है माइनस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट कौन से होते हैं? जो जिसे अपन जो किस शो कौन करते हैं? प्लस आई ग्रुप शो करते हैं। और माइनस आई इफेक्ट को कौन शो करेंगे? माइनस आई ग्रुप। अब इसमें क्या होता है? प्लस आई ग्रुप क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। प्लस आई ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, इसलिए इसको शॉर्टकट में लिखते हैं ईडीजी। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे वो प्लस आई को इफेक्ट को शो करेंगे। और जो विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ईडब्ल्यूजी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जिसे वो कौन सा होता है? माइनस आई इफेक्ट को शो करते हैं। तो ये कुछ सीक्वेंस होता है। सबसे ज्यादा कौन डोनेट करेगा? CH2, फिर NH2, फिर O, फिर ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, और इसके बाद में एक और आता है मैथिल CH3। तो ये होता है प्लस आई ग्रुप। और NF3, NR3, NS3, NO2, CN और हेलोजन, ये क्या होता है? माइनस आई ग्रुप होते हैं। सर आप मुझे बताओ ये सीक्वेंस कैसा लर्न करें? तो इसकी भी मेरे पास ट्रिक है। सीक्वेंस ट्रिक नहीं है, वो कॉन्सेप्ट भी समझो आप, उसको कॉन्सेप्ट ही समझो। देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, यहां पर क्या बेटा? कार्बन पर नेगेटिव चार्ज। और आपको पता है कि कार्बन आप नेगेटिव चार्ज को नहीं रख सकता, क्योंकि जो नेगेटिव चार्ज अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी कार्बन, अधिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी एटम पर ही स्टेबल होता है। और कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है। तो यहां देखो कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये यहां पर स्टेबल नहीं है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम पर ही स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। तो ये यहां पर स्टेबल नहीं है, तो ये जल्दी से फास्टली इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसलिए ये सबसे ज्यादा प्लस आई ग्रुप है। फिर NH पर भी आपको पता है। फिर ऑक्सीजन की बात करें, फिर ये तो ना 3 एल्किल ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो ये कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। तो और यहां पर देखो ये कौन सा होता है? माइनस आई ग्रुप, जो इलेक्ट्रॉन को खींचते हैं। अब देखो यहां NF3 और F की भी आपको पता है इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बहुत ज्यादा होती है, तो F भी इलेक्ट्रॉन खींचेंगे। और उसके बाद इस ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा कौन? NF3, फिर NR3, फिर NO2 साइनाइड। तो ये कुछ मेन आपके जो फंक्शनल ग्रुप है, या प्लस आई ग्रुप या माइनस आई ग्रुप है, जो मैंने आपको समझा दिया है। अब ये काम क्या था? एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव हमारे क्या काम है, इसके क्या अनुप्रयोग होते हैं, इससे अपन क्या क्या काम? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्ब एनाइन। जो भी देखो आपको पता है रिएक्शन होती है, क्या होती है? रिएक्शन होती है, प्रोडक्ट बनता है, बीच में क्या बनता है? एक इंटरमीडिएट बनता है। क्या बनता है? इंटरमीडिएट बनता है, मध्यवर्ती। आप क्या बोलते हैं जिसे? मध्यवर्ती। क्रिया कारक से जब रिएक्टेंट है, ये आर क्या है? रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट से पहले इंटरमीडिएट बनता, फिर बाद में क्या बनता बेटा? प्रोडक्ट बनता। क्या बनता? प्रोडक्ट। अब इंटरमीडिएट कौन कौन से होते हैं? तो दो तीन होते हैं। कार्बोकेटाइन होता है एक, कार्बोकेटाइन, कार्बधनाइन, एक होता है आपके कार्ब एनाइन, कार्ब ऋणायन, एक होता है फ्री रेडिकल, एक क्या होता है? फ्री रेडिकल, जिसे बोलते हैं अपन मुक्त मूलक। ये इंटरमीडिएट होता है। और ये जितने ज्यादा स्टेबल होंगे प्रोडक्ट, उतना ही क्या होगा? ज्यादा बनेगा। तो इनकी स्टेबिलिटी के बारे में अपन को कौन सा बताता है? ये एप्लीकेशन ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट में अपन इनकी स्टेबिलिटी पढ़ेंगे। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, फ्री रेडिकल एंड कार्बोनेन। में नेक्स्ट स्लाइड पर आपको इसके बारे में समझा रहा हूं। अपन बात करें स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन की, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। अब आपको पता ही होगा कार्बोकेटाइन पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी। अब इलेक्ट्रॉन की कौन पूर्ति कर सकता है? माइनस आई ग्रुप। तो ये किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा? माइनस आई ग्रुप। और इनवर्सली किसके हो जाएगा? प्लस आई ग्रुप। यानी कार्बोधनाइन की स्थायित्व की बात करें तो माइनस आई ग्रुप के प्रोपोर्शनल होगी, समानुपाती होगी। दूसरे देखो फ्री रेडिकल की भी सेम होगी, क्योंकि फ्री रेडिकल पर क्या होता है? डॉट होता है, इलेक्ट्रॉन एक ही होता है, एक इलेक्ट्रॉन की उसके पास भी कमी होती है, तो वो भी प्लस। यहां मैं फ्री रेडिकल भी लिख सकता हूं। अब देखो अगला आया स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन की बात करें अपन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनाइन,
अब देखो कार्ब एनाइन पर क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, नेगेटिव चार्ज को कम कौन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले। सॉरी सॉरी, यहां मैंने उल्टा लिख दिया। ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, यानी कार्बोकैटायन की इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले कौन से ग्रुप होते हैं, प्लस आई ग्रुप। तो यहां क्या आ जाएगा, यहां आएगा आपके माइनस आई। उल्टा लिख दिया, एक मिनट है। हाँ, तो ये कि प्लस आई और माइनस आई के, क्योंकि प्लस आई यानी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला ग्रुप होता है, और कार्बोकैटायन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, प्लस आई ग्रुप। यानी यहाँ कौन है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन एनाइन। यदि कार्बन एनाइन किन्हें बोलेंगे, जिन पर नेगेटिव चार्ज होगा, कार्बन पर मान लो नेगेटिव चार्ज है तो उस पर कार्बन एनाइन बोलेंगे। और नेगेटिव चार्ज को कम कौन करेंगे, जो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। इलेक्ट्रॉन का खींचने का कौन काम करता है, माइनस आई ग्रुप। तो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, माइनस आई ग्रुप के। ये आगे होगा समझ में आपको स्टेबिलिटी। अब देखो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो वो भी सेम ही होगा। देखो एसिड और बेसिक स्ट्रेंथ बात करें, एसिड किसे बोलते हैं, जो H प्लस को क्या करते हैं बेटा, डोनेट करते हैं। मान लो देखो मैं आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पर आपको मैं समझा रहा हूं। अब देखो एसिडिक एंड बेसिक स्ट्रेंथ कैसे नहीं, एसिड किसे बोलते हैं, जो H प्लस को डोनेट करते हैं। जैसे मान लो एक है CH3 CH2OH है, और एक मेरे पास कंपाउंड है CH3 CCH3 CH3OH है। अब एसिड किसे बोलेंगे, जो H प्लस को डोनेट करे। तो H प्लस को डोनेट करूं, यहां से मानो मैंने H प्लस को बाहर निकाल दिया, तो पीछे क्या बचा, CH3 CH2O पर क्या आ गया बेटा, नेगेटिव चार्ज आ गया। यहां बात करें, यहां से H प्लस बाहर निकला तो क्या आ जाएगा, इस पर नेगेटिव चार्ज, CH3O पर नेगेटिव चार्ज आ गया। अब ये चार्ज जहां जितना स्टेबल होगा वो उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक और बेसिक नेचर कैसे निकालेंगे अपन, ये नेगेटिव चार्ज जितना यहां पर स्टेबल होगा, तो वो इस पर या इस पर कहां पर ज्यादा नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। देखो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ गया है, यानी कि यहाँ पहला से एक तो नेगेटिव चार्ज है, और उधर से ये कौन सा बेटा, एल्किल ग्रुप है, और एल्किल ग्रुप किस में आता है, प्लस आई ग्रुप में। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ दे रहा है, यहाँ कौन सा 3 डिग्री, यहाँ तीन तीन एल्किल ग्रुप है, 1 2 3, तीन तीन एल्किल ग्रुप यहाँ प्लस आई इफेक्ट लगा रहे हैं, और माइनस आई इफेक्ट से ये स्टेबल होगा। तो यहां पर प्लस आई इफेक्ट यहां ज्यादा लगेगा, वहां क्या लग रहा है बेटा, कम। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन हो जाएगा इसमें, ये हो जाएगा। समझ में आया होगा, नहीं आया होगा। आगे देखो रेजोनेंस की बात करें, रेजोनेंस ये भी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, परमानेंट इफेक्ट है ये भी। देखो, और रेजोनेंस इज स्टेबलाइजिंग फिनोमिना, ये कंपाउंड को स्टेबल करती है। जितना ज्यादा रेजोनेंस होगा उतनी ज्यादा क्या होगी कंपाउंड में, स्टेबिलिटी। इन रेजोनेंस वी कैन नॉट चेंज पोजिशन ऑफ एटम, रेजोनेंस में एटम की पोजिशन चेंज नहीं होती है, इसमें ऑल क्या होता है, डीलोकलाइज्ड होता है। यानी पाई इलेक्ट्रॉन, लॉन पेयर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव और फ्री रेडिकल्स क्या करते हैं, मूव करते हैं। मूवमेंट किन का होता है, उनका लोन पेयर का, पॉजिटिव चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का। समझ में आ गया होगा। आगे देखो, अब देखो रेजोनेंस, चलो यहां समझा देता हूं थोड़ा रेजोनेंस के बारे में। और देखो रेजोनेंस क्या होता है, मैं एक ये बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाई, ठीक है, एक मैंने ये बनाई यहां, ये बनाई, और इसका हाइब्रिड मैंने यहां बनाया ये। यानी कि इसको ऐसे भी लिखते हैं अपन, ऐसे गोला करके, इसको ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है। अब देखो मैं इस कार्बन 1 और कार्बन 2 की बात करूं, क्या करूं, कार्बन 1 और 2 की। तो यहां मुझे कितने कार्बन 1 कार्बन 2 की जो मिले वो मुझे मिलते हैं 1.32 क्या, एंगस्ट्रॉन बॉन्ड लेंथ। और यहां पर मुझे इस कार्बन 1 और कार्बन 2 की बॉन्ड लेंथ क्या मिलती है, 1.54। और यहां पर मुझे क्या मिलती है, कार्बन 1 और कार्बन 2 की जो बॉन्ड लेंथ है वो मिलती है 1.39। तो हुआ क्या, ये देखो यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड। तो रेजोनेंस में सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड का कैरेक्टर आ जाता है, और डबल बॉन्ड में किसके कैरेक्टर आ जाता है, सिंगल बॉन्ड में। तो देखो ये दोनों क्या है, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर है। और रियल स्ट्रक्चर कौन सी होती है रेजोनेंस की, ये वाली, इस जिसे हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये इन्हें क्या बोलते हैं, रेजोनेंस स्ट्रक्चर, अनुनादी संरचना, रेजोनेंस, इन्हें बोलते हैं अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर। और इसे क्या बोलते हैं, हाइब्रिड, रेजोनेंस हाइब्रिड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड, इसे बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड।
इसे रेजोनेंस हाइब्रिड और इसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर इन्हें बोलते हैं। तो क्या होता है, आप देखो यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये जो पाई बॉन्ड में होंगे उन्हें पाई इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। तो ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ मूवमेंट हो गए, यहाँ आगे, कहाँ, यहाँ आगे। ये पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ, आगे से आगे ऐसे क्या करते हैं, ऐसे मूवमेंट करते रहते हैं। यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो यहाँ से गायब हो गए ना, तो पाई इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहे हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट करना ही क्या कहलाता है, रेजोनेंस। लेकिन कहाँ कहाँ करेंगे, ऐसी कौन कौन सी कंडीशन होगी जहां पाई इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूवमेंट करेंगे। हाँ, कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जहां कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वहीं क्या होगा, रेजोनेंस। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, प्लेनर सिस्टम विद पैरेलल पी ऑर्बिटल। पैरेलल पी ऑर्बिटल होंगे प्लेनर में, तो वहां क्या होगा बेटा, रेजोनेंस होंगे। देखो कैसे, अब यहां देखो अल्टरनेट आने चाहिए, डबल बॉन्ड। यहाँ देखो एक कुछ, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ सिंगल, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ रेजोनेंस होगा। यहाँ देखो अब अपन पी ऑर्बिटल्स की बात करें प्लेनर, तो देखो यहाँ भी पी ऑर्बिटल्स, यहाँ एक पी ऑर्बिटल्स, यहाँ देखो ये तीनों पी ऑर्बिटल्स प्लेनर है। प्लेनर कैसे होंगे, इन तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो sp2 आएगा। और sp2 कैसा होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल्स होता है। यहाँ पर भी देखो ये पी ऑर्बिटल्स, ये पी ऑर्बिटल्स, ये नेगेटिव चार्ज किस में होगा, पी ऑर्बिटल्स, ये तीनों प्लेनर है ना, तो यहाँ रेजोनेंस होगा। और यहाँ डबल डबल, यहां भी रेजोनेंस होगा। और यहां देखो डबल और एक डॉट आ जाए, फ्री रेडिकल आ जाए, डबल सिंगल डॉट तो रेजोनेंस। यहां देखो डबल सिंगल लोन पर आ जाए, रेजोनेंस होगा। और यहां क्या देखो, इसमें क्या होता है, जब वैकेंट ऑर्बिटल और लोन पेयर पास पास आ जाए कहीं, वहां पर भी क्या हो जाएगा बेटा, रेजोनेंस हो जाए। तो ये होता है कॉन्जुगेटेड सिस्टम, जहां कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा वहीं रेजोनेंस होता है। और कॉन्जुगेटेड सिस्टम क्या होता है, प्लेनर सिस्टम विद पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। क्या होने चाहिए, पैरेलल पी ऑर्बिटल्स होने चाहिए। यहां देखो ऐसे पैरेलल पी ऑर्बिटल होंगे। चलो आगे देखो, अच्छा मैंने ये अभी समझाया था आपको, आगे देखो। हाँ, रेजोनेंस भी दो टाइप्स के होते हैं, प्लस मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं इसको, ये प्लस और माइनस एम, प्लस एम माइनस एम, या माइनस आर प्लस आर। देखो प्लस आर रेजोनेंस कहां होगा, जब बेंजीन से कोई ग्रुप जुड़ा होगा, जो कैसा होगा, उस पर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज होगा, तो अपन उसे क्या बोलेंगे, प्लस आर या प्लस एम इफेक्ट बोलेंगे। कौन कौन से होंगे ऐसे ग्रुप, जो CH2 नेगेटिव, OH, NH2, O माइनस, ये सारे क्या होते हैं, प्लस एम ग्रुप होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ रिंग के अंदर डोनेट करेंगे। यहाँ रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और माइनस आई ग्रुप कौन से होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ खींचने वाले ग्रुप होंगे, माइनस एम ग्रुप। जैसे NO2 की बात करें, SO3H, साइनाइड, यहाँ पर क्या होगा, बाहर की तरफ रेजोनेंस होगा। कहाँ होगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ लेके जाएगा, और यहाँ पर रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो आगे देखो, अब भाई एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस की भी कुछ एप्लीकेशंस होते हैं। तो ये भी क्या होता है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड फ्री रेडिकल किसके हो जाएगी, अब फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन है, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी है। और रेजोनेंस में कौन से ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, प्लस एम या प्लस आर अपॉन माइनस एम या माइनस आर। और इंडक्टिव इफेक्ट में भी अपन ऐसे ही पढ़ा था, प्लस आई ग्रुप होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, वो इसके प्रोपोर्शनल होते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ एनाइन माइनस एम माइनस आर या फिर प्लस एम, इसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यह होता है रेजोनेंस में, समझ में आ गया होगा आपको। तो अपन इससे स्टेबिलिटी निकाल सकते हैं कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल और एनायन की, किससे, रेजोनेंस से। अगला है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है, ये भी एक परमानेंट इफेक्ट है। हाइपर कॉन्जुगेशन एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल एल्काइंस हैविंग लिस्ट 1 अल्फा H। हाइपर कॉन्जुगेशन होता है ना, वो किस किस की स्टेबिलिटी बताता है, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल की। और हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो एनायन की हाइपर कॉन्जुगेशन के द्वारा स्टेबिलिटी अपन नहीं देख सकते हैं। तो देखो, तो स्टेबिलिटी कैसे देखते हैं, 1 अल्फा H होना चाहिए। देखो 1 अल्फा H कैसे ढूंढेंगे, मान लो एक कंपाउंड है CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज, एक और है CH3 यहां पर पॉजिटिव चार्ज है। अब देखो अल्फा H कैसे निकालते हैं, जिस कार्बन से जो ये कार्बोकेटाइन बना है उसके बगल वाला कार्बन को अपन क्या बोलेंगे, अल्फा कार्बन। इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2, यानी कि sp2 कार्बन के बगल वाला sp3 कार्बन होना चाहिए। देखो sp3 कार्बन है ना, sp3 होंगे ये। तो अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे ना, वो सारे क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन होंगे। तो देखो इस sp2 कार्बन के पास वाले सारे कार्बन क्या होंगे, अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन
जितने ज्यादा होंगे कंपाउंड उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहां बात करें अपन कितने अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ 3 3 6 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो इस कंपाउंड में 9 अल्फा हाइड्रोजन है। और इस कंपाउंड में कितने अल्फा हाइड्रोजन, देखो ये कार्बोकेटाइन है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन है और इसके पास वाला sp3, तो यह अल्फा कार्बन हो गया। और अल्फा कार्बन हाइड्रोजन, अल्फा कार्बन के पास जितने भी हाइड्रोजन होते हैं वो कौन से होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो यहां देखो 3 और 3 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ कितने हैं 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन सा कंपाउंड हुआ, जहां अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा वो ज्यादा स्टेबल, तो ये ज्यादा स्टेबल हो गया क्योंकि इस कंपाउंड के पास कितने हैं 9 अल्फा हाइड्रोजन है। तो आगे देखो हाइपर कॉन्जुगेशन आपको समझ में आ गया होगा, अल्फा हाइड्रोजन ढूंढना सिर्फ। एप्लीकेशन ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन फ्री रेडिकल और एल्केन्स की किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या के इक्वल हो जाएगा। जितनी ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन उतनी ही ज्यादा स्टेबिलिटी। तो ये आपको एप्लीकेशन समझ में आ गया होगा। अब देखो इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, ये एक टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और इन इन्वॉल्व कंप्लीट डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन वेन एवर पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इन प्रेजेंस अटैकिंग रिएजेंट देन इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट। क्या होता है इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट को टेम्परेरी इफेक्ट क्यों बोलता है, अस्थायी इफेक्ट क्यों बोलता है, क्योंकि ये इफेक्ट तब जनरेट होता है जब कोई रिएजेंट आता है। कोई रिएजेंट किसी मॉलिक्यूल्स के कंपाउंड के पास में नहीं आएगा तो इसमें पहले से इसमें इलेक्ट्रो मतलब ये इफेक्ट जनरेट नहीं होता। ये इसके पास कोई भी रिएजेंट आया तो फिर इसमें क्या जनरेट हो जाता है इफेक्ट। जैसे मान लो देखो CH2 डबल बॉन्ड CH2 है और यहां पर कोई KOH, ये क्या आएगा रिएजेंट। इस रिएजेंट के आने की वजह से इसमें क्या हो जाता है, ये इफेक्ट जनरेट हो जाता है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट बोलते हैं। समझ में आ गया क्या, ये रिएजेंट आए तो यहां पर क्या आ जाएगा माइनस चार्ज, मान लो यहां पर प्लस चार्ज है क्या, तो इस रिएजेंट की वजह से इसमें क्या पोलैरिटी आ गई, तो इसे अपन क्या बोल देंगे इलेक्ट्रोमैरिक इफेक्ट, इसलिए इसे टेम्परेरी बोलते हैं। अब देखो आइसोमेरिज्म की बात करें, बहुत ही शानदार टॉपिक है, समावयवता। क्या बोलते हैं इसको, समावयवता, समावयवता क्या बोलते हैं, समावयवता। देखो समावयवता आइसोमेरिज्म किसे बोलेंगे, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्या होना चाहिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए, यानी कि हिंदी में बात करें तो अणुसूत्र सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अणुसूत्र, बट डिफरेंट कनेक्टिविटी डिफरेंट होनी चाहिए, बॉन्डिंग पैटर्न डिफरेंट होना चाहिए। वो उस ऐसी आइसोमेरिज्म अपन क्या बोल देंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। और डिफरेंट 3D रिलेटिव अरेंजमेंट हो तो उसे अपन क्या बोल देंगे बेटा स्टीरियो आइसोमेरिज्म बोल देंगे, इज नोन एज आइसोमेरिज्म। इसे क्या बोल देंगे आइसोमेरिज्म बोल देंगे। आइसोमर्स हैव डिफरेंट फिजिकल केमिकल और बहुत प्रॉपर्टीज। कुछ आइसोमर्स होते हैं, जो सारे आइसोमर्स होते हैं वो क्या होते हैं डिफरेंट फिजिकल केमिकल और बहुत प्रॉपर्टी। कुछ आइसोमेरिज्म होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सेम हो तो केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंस हो जाती है, या कुछ आइसोमेरिज्म की दोनों ही प्रॉपर्टी क्या हो जाती है अलग अलग। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने आपको यहाँ दो चीजें, इसमें क्या होता है डिफरेंट बॉन्ड पैटर्न होता है, डिफरेंट। देखो ये एक है 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ कर दू 5 और यहाँ हो गया 1, ये अलग कंपाउंड है, ये दोनों अलग कंपाउंड। हम देखो इसमें 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों को सेम है। कैसे, इसमें भी 5 कार्बन है, इसमें भी 5 कार्बन है, लेकिन देखो इसमें क्या होता है डिफरेंट कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी डिफरेंट है। देखो यहाँ 5 कार्बन की चेन है, यहाँ 4 कार्बन की चेन है, और ये एक यहाँ पर कार्बन जुड़ रहा है, तो बॉन्डिंग पैटर्न भी डिफरेंट हो रहा है, कनेक्टिविटी भी डिफरेंट हो रही है। तो ऐसे आइसोमेरिज्म कौन सा बोलेंगे स्टीरियो, नहीं सॉरी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और स्टीरियो में क्या होता है इसमें कनेक्टिविटी चेंज नहीं होती, सिर्फ 3D रिले अरेंजमेंट अलग होता है। जैसे देखो ये है यहाँ ए, यहाँ बी जुड़ा है कोई, और यहाँ ए और बी जुड़ा है। अब क्या होगा ये रोटेट कर लेगा, सिर्फ 3D क्या होगा 3D रिलेटिव अरेंजमेंट में क्या होगा कनेक्टिविटी चाहिए, ये टूट कर यहाँ नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, सिर्फ क्या करेगा इसमें रोटेशन अलग हो जाएगा। तो देखो यहाँ ए है और ये ए नीचे आ जाएगा, दोनों ऑपोजिट साइड में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे दोनों ऑपोजिट साइड में, तो इसे अपन क्या बोलते हैं वैसे सिस बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे सिस, क्योंकि दोनों ए एक ही ए बी, हाँ, और यहाँ दोनों अलग अलग, तो अपन इसे क्या बोल देंगे बेटा ट्रांस। दोनों ऑपोजिट साइड में है तो ट्रांस बोल देंगे। वो होगी स्टीरियो आइसोमेरिज्म, और ये कौन सी होगी स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म। अब अपन बात करेंगे स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म में कितने टाइप्स की होती है। चेन आइसोमेरिज्म, पहली कौन सी पढ़ेंगे अपन चेन, जिसे क्या बोलते हैं श्रृंखला समावयवता बोलते हैं। किसे बोलते, क्या बोलते हैं इसे श्रृंखला समावयवता, समावयवता। अब देखो इसमें क्या क्या होता है, इसमें श्रृंखला समावयवता चेन आइसोमेरिज्म बात करें, इसमें क्या मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, क्या होगा सेम
मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, ये सेम होंगे। और डिफरेंस क्या होगा इसमें, डिफरेंट क्या होगा, डिफरेंट हो गए इसमें, देखो सेम क्या होंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेम होंगे। ऐसे कंपाउंड जिनमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेम हो, लेकिन डिफरेंस क्या हो, पीसीसी और साइड चेन। पीसीसी यानी पेरेंट कार्बन चेन, मुख्य जनक कार्बन श्रृंखला, और साइड चेन यानी जो सब्स्टिट्यूएंट की जो चेन है उनमें डिफरेंस आएगा, उनमें अपन क्या बोल देंगे, चेन आइसोमेरिज्म। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको एग्जांपल दे रखा है, इसमें 4 कार्बन की चेन है, कितने कार्बन की चेन है, 4, लेकिन इसमें कितने हैं, 3 कार्बन की चेन है, तो चेन छोटी मोटी होगी, यानी कि पीसीसी में डिफरेंस आ रहा है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, देखो दोनों एल्केन है, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप सेम है, दोनों एल्केन है। और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों में 4 है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी इनमें सेम होगा। देखो इसमें भी C4H10 है और इसमें भी क्या है, C4H10 है, तो दोनों मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। और कनेक्टिविटी, चेन छोटी मोटी है, चेन छोटी मोटी हो रही है, देखो यहाँ 4 की, यहाँ 3 की, तो चेन आइसोमेरिज्म, समझ में आ गया होगा, चेन छोटी मोटी, चेन आइसोमेरिज्म। यहाँ बात करें, देखो यहाँ बेंजीन है, यही बेंजीन, दोनों सेम है, चलो यहाँ तो सेम, लेकिन यहाँ साइड चेन 2 कार्बन की और यहाँ साइड चेन 1 कार्बन की होगी, तो साइड चेन में डिफरेंस आ रहा है, साइड चेन चेंज हो गई है, तो कौन से आइसोमेरिज्म है बेटा, चेन आइसोमेरिज्म होगी। यहां पर भी साइड चेन छोटी मोटी, तो ये क्या हो जाएगी, चेन आइसोमेरिज्म हो जाएगी, समझ में आया होगा। अगला देखो पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होता है, पोजीशन आइसोमेरिज्म सेम क्या होता है, इसमें सेम होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, फंक्शनल ग्रुप, एंड इसमें पीसीसी एंड साइड चेन भी क्या होती है, सेम होती है, साइड चेन भी क्या होती है बेटा, सेम। पोजीशन को बोलते हैं स्थिति समायोजिता है, क्या बोलते हैं, स्थिति। और इसमें तो डिफरेंस क्या आता है, डिफरेंस आता है इनमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में, या फिर फंक्शनल ग्रुप के किसमें, पोजीशन में, किसमें, पोजीशन, स्थिति में, तो उन्हें अपन क्या बोल देंगे, उसे अपन बोल देंगे पोजीशन आइसोमेरिज्म। यहां देखो 1 2 3 4, 1 कार्बन पर डबल बॉन्ड है, और यहां पर 1 2 3 4 2 कार्बन पर डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां 1 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, यहां 2 3 पर डबल बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, प्रिंसिपल फंक्शन एल्किन एल्किन दोनों सेम है, लेकिन डिफरेंस किस में आ रहा, डबल बॉन्ड की पोजीशन में। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म होगी बेटा, पीआई, पोजीशन आइसोमेरिज्म। अब इसकी बात करें, देखो ये OH यहां जुड़ा, या OH ऑर्थो पोजीशन, इसे क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्थो, और इसे क्या बोलते हैं, मेटा। तो ये ऑर्थो पोजीशन पर है, ये मेटा पोजीशन पर है, तो पोजीशन चेंज है, तो कौन सी आइसोमेरिज्म है, इन दोनों में भी पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो आपको समझ में आ गया होगा, पोजीशन आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहता है, फंक्शनल ग्रुप सेम रहता है, एंड पीसीसी एंड साइड चेन भी क्या होती है बेटा, सेम रहती है। ओनली फॉर डिफरेंस किस में आता है, डबल बॉन्ड में, मल्टीपल बॉन्ड में, और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंस आता है। आगे देखो अगली है फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम। डिफरेंस किस में आता है, डिफरेंस आता है फंक्शनल ग्रुप में, क्योंकि भाई फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है, तो फंक्शनल ग्रुप में डिफरेंस आएगा। यहां देखो ये साइनाइड, ये कौन सा है, साइनाइड, ये क्या बेटा, आइसोसाइनाइड। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों सेम है या दोनों जगह, लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप साइनाइड, ये आइसोसाइनाइड हो गया। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड दोनों अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, तो ये कौन सी फंक्शनल ग्रुप, कौन सी आइसोमेरिज होगी, FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज। यहां देखो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये कौन सा है, ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है बेटा, एस्टर है, ये कौन सा है, एस्टर। लेकिन दोनों कंपाउंड की बात करें तो इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर वेट सब इक्वल है, ओनली फॉर इसमें क्या डिफरेंस आ रहा है, फंक्शनल ग्रुप का। तो ये कौन सी आइसोमेरिज्म होगी बेटा, FGI, फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। अगली आइसोमेरिज्म कौन सी है, देखो मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म किसमें देखते हैं, मेटा कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट एल्किल ग्रुप, क्या होने चाहिए, डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच होने चाहिए पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप से। पॉलीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक से ज्यादा वैलेंसी होती है। देखो इसमें कितनी वैलेंसी है, एनहाइड्रेट की बात करें इसमें तो 1 2 वैलेंसी होती है। अपन इसमें किसकी बात करें, अपन एस्टर की बात करें, इसमें 2 वैलेंसी। ईथर की बात करें, इसमें भी 2 वैलेंसी है। एक से ज्यादा वैलेंसी होते हैं, उन्हें अपन पॉलीवेलेंट बोलते हैं। और पॉलीवेलेंट
फंक्शनल ग्रुप ही मेटामेरिज्म आइसोमेरिज्म को क्या करते हैं बेटा, शो करते हैं। तो देखो कैसे, इस ऑक्सीजन से 2 कार्बन एथिल ग्रुप जुड़ रहा है और इस ऑक्सीजन से यहां एक मैथिल जुड़ रहा है। क्या कनेक्टिविटी में डिफरेंस आ रहा है? पॉलीवेलेंट में देखो, इस ऑक्सीजन से 2 और इस ऑक्सीजन से क्या जुड़ रहे हैं, 3। तो डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच है या नहीं है ना? तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी बेटा, मेटामेरिज्म। यहां कौन सी होगी, मेटामेरिज्म होगी। आगे देखो एक एग्जांपल और लेते हैं अपन मेटामेरिज्म में। यहां देखो ये क्या, इस कंपाउंड में, इस मॉलिक्यूल्स में क्या मेटामेरिज्म में आइसोमेरिज्म होगी या नहीं होगी। देखो इस ऑक्सीजन से इधर कौन जुड़ रहा है, साइक्लिक नॉन बेंजीन, और इधर क्या जुड़ रहा है बेटा, बेंजीन जुड़ रहा है। इस ऑक्सीजन से भी इधर क्या जुड़ रहा है, बेंजीन, और इधर क्या कुछ डिफरेंस आपको किस मॉलिक्यूल्स में दिख रहा है क्या? यहां पर कोई डिफरेंस नहीं दे रहा, सिर्फ इसको रोटेट इधर किया है। लेकिन इस स्लाइड में देखो यहां तो डिफरेंस आ रहा है। यहां एक जुड़ रहा था, यहां 2 जुड़ रहे हैं, यहां पहले 2 जुड़ रहा था, अब यहां 1 जुड़ रहा है। तो देखो ऑक्सीजन से अलग जुड़ रहा है ना यहां, लेकिन यहां तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम है। तो इसमें यहां मेटामेरिज्म में शो नहीं होगी, यहां मेटामेरिज्म में क्या होगी, शो नहीं होगी। तो ये आपका मैंने टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से कंप्लीट कर दिया। आई होप सबको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। मैंने इस चैप्टर से सारे टॉपिक को मैंने एक ही वन शॉट में आपके क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो आप इस क्लास को जरूर देखें, आपको बहुत ही फायदा होगा और आपका एक चैप्टर जो लैब अटेंडेंट में या कोई भी मेडिकल में जो वैकेंसी आती है उसमें ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा अच्छी तरीके से। तो मैं आशा करूंगा सब इस लेक्चर को देखेंगे और मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएंगे। और उस सीरीज के बारे में तो मुझे पक्का ही, जो मैंने आपको फंक्शनल ग्रुप की सीरीज बताई थी, एक ट्रिक बताई थी, उसका तो कमेंट करके मुझे जरूर ही बताना। चलो अपन नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।